पकड़ के रखा था मेरा। अच्छा। और बाद में मुझे दूर पे एक व्हीकल दिखी, तो वो इस तरफ ही आ रही थी और मेरे पास कुछ ही पल थे, तो इट वाज डिसाइड टाइम। भाई इसने चाकू अंदर डाल दिया हाँ। तो मुझे सर्जरी के लिए कम से कम $1,000 जाएंगे। हाँ। इंश्योरेंस नहीं है, हाँ। मे बी मैं मर भी जाऊंगा। हाँ। और दूसरा थॉट था, पासपोर्ट गया तो जर्नी जाएगी, जर्नी ख़त्म हो जाएगी। जर्नी जाने देना है, जान जाने देना है। तो सर जिनसे अभी आप बात कर रहे थे वो थे कौन? आ, उसको मैं माँ बोलता हूँ एक्चुअली, वो है कोलंबिया से। हाँ। उनका नाम है अमोलिन, अमालिन। अच्छा, तो आप इनसे मिले कैसे थे सर? जब हम कोलंबिया में थे तो हम पनामा के वीज़ा के लिए रुके थे। अच्छा। तो पनामा ने हमें वीज़ा देने के लिए बहुत टाइम रुकवाया। तो उस वक्त हम सोच रहे थे कि क्या करें। तो मैंने कुछ वर्क अवे अपॉर्चुनिटी देखी। वर्क अवे मतलब होता है कि आप किसी के घर पे जाएंगे, उनके यहाँ पे 4 घंटे का काम करेंगे ओके। और वो 4 घंटे के काम के वो बदले में वो आपको रहने के लिए और एक ब्रेकफास्ट देंगे। अच्छा। ओके। तो यहाँ पे हम गए, तो यहाँ पे हम लगभग 40-45 रुके। तो यहाँ पे ओके। हमने क्रिसमस भी सेलिब्रेट किया। और ऐसा रहता है कि आप उनके यहाँ पे जाओगे, यू हाँ। विल बी द पार्ट ऑफ द फैमिली। तो ओके। मेरे जैसे वहाँ पे और दो लड़कियाँ थी, वो भी एशिया से थी। एक जापान से थी और एक एशिया से थे, उसका कंट्री अभी याद नहीं आ रहा है। ओके कोई। तो हम घर में 6 लोग थे, तो इट वी वेर लाइक अ फैमिली। तो रात को जब डिनर होता था तो कल का हम डिसाइड कर देते। विष्णु घर का फ्लोर साफ करेगा, माता जी मतलब वो अमालिन मोहन, वो तो स्कूल में जाएंगी, अच्छा। तो उनके साथ एक जन जाएगा स्कूल उनको हेल्प करने के लिए। अच्छा, वो वहाँ पर स्कूल में हेल्प हेल्प एज अ हेल्पर होगी। हाँ। ओके। और दूसरा जो है एक कुकिंग करेगा, और एक जन है वो साफ़ सफाई करेगा और एक प्लेट साफ़ करेगा, तो तो घर के जैसा। सर कैसा रहता है, मतलब फॉर दोज हु ऑफ यू हु डोंट नो, विष्णुदास सर हैं आज हमारे साथ में। सर फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने अर्थ को सर्कल करा है, सरकम नेविगेटर भी कह सकते हैं सर को, बाय लैंड। बाय लैंड। और हाँ, मतलब सिर्फ इतना ही नहीं कि अर्थ को घूम लिया, किसी के पास भी पैसे होंगे वो घूम सकता है। सर ने हिच हाइक कर करके घूमा। हिच हाइक मतलब कि अपन कहते हैं ना लिफ्ट मांग के, कि अपन जा रहे कहीं पे, रोक लिया किसी को, उसके बदले सर ने किसी की गाड़ी साफ़ कर दी, कभी किसी की किसी तरह से हेल्प कर दी फंड्स के बिना। तो अगर वो कहीं जा रहे हैं, जैसे सर ने अभी एक कहानी बताई कि वो किसी के घर रुक रहे हैं, तो वो उनकी हेल्प कर रहे हैं, उसके बदले में उन्हें वो रुकने का वहाँ पर मौका दे रहे हैं। तो सर के पास में बहुत अमेजिंग स्टोरीज़ है अलग अलग जगहों की, कि कहाँ पर लोग किस तरह से फ्रेंडली होते हैं, कहाँ पर एरोगेंट होते हैं, और बहुत कुछ तो ऐसी कहानियाँ हैं हर जो। रीजन की स्पेसिफिक स्टोरीज हैं कि मतलब हर कंट्री में कैसे लोग हैं, कैसा वेदर है, क्या एक्सपीरियंस हुए सर को। तो सर के पास स्टोरीज इतनी सारी, इतने सारे एक्सपीरियंसेस हैं कि मतलब अगर आपको ट्रैवलिंग नहीं भी पसंद ना, तो आपको एक्सपीरियंस सुन के ही बहुत अच्छा लग जाएगा। और जिनको ट्रैवलिंग पसंद है उनके लिए तो ये पॉडकास्ट मेरे ख्याल से हेवन होगा, क्योंकि हाँ। जब सर के पास कुछ नहीं था तो उन्होंने इतना बड़ा ड्रीम करा कि यार मुझे है ना वर्ल्ड टूर करना है। ठीक है, और उसके बाद में किस तरह से सर की जो स्टोरी है वो लोगों तक पहुंची। सर के पास जब फंड्स खत्म हो गए तो क्राउड फंडिंग हुई, उनके दोस्तों ने किस तरह से उनकी हेल्प करी, फिर टाटा ग्रुप किस तरह से इन्वॉल्व हुआ सर के ट्रैवल को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि ये कॉज के साथ में सर ट्रैवल कर रहे थे। तो सर पहले सर उसी कॉज से शुरू करते हैं कि व्हाट वाज द कॉज, जब जिस कॉज को लेकर के आप पूरी दुनिया घूमे, और क्या मैसेज था लोगों में पहुंचाना चाह रहे थे जो आप। जब हम घर से निकले थे उस वक्त ऐसा कोई कॉज भी नहीं था और कोई ड्रीम भी नहीं था। तो हमें सिर्फ नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया घूमना था। अच्छा। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में महाराष्ट्र के कुछ ऑफिसर्स पोस्टेड थे डिफरेंट सर्विसेज में, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस सर्विस। तो मैंने उनको मैसेज करके बोला कि सर आप उस एरिया में हैं तो मैं वहाँ पे आ रहा हूँ घूमने के लिए। तो जाते वक्त सोचा कि नॉर्थ ईस्ट पे जा रहे तो लेट्स ट्राई म्यांमार अल्सो। तो कलकत्ता में हमने म्यांमार एम्बेसी का कंसुलेट है वहाँ पे वीज़ा लेने के लिए गए। अच्छा।
तो उन्होंने ना बोल दिया कि आपको म्यांमार जाना है तो आप फ्लाइट से जाओ, वीज़ा की ज़रूरत नहीं, वहाँ पे आपको जाने के बाद वीज़ा ऑन अराइवल का ठप्पा मार देंगे। अच्छा। हमने बोला हमें ज़मीन से जाना है, बाय लैंड। वो बोले नहीं देंगे। तो हमने बोला ठीक है। दूसरे दिन मॉर्निंग में मुझे लगा कि वो शिफ्ट चेंज होता है ना, हाँ हाँ हाँ। तो मैं दोपहर में गया, मतलब 11 बजे के लगभग। तो मुझे लगा वो चेंज हो जाएगी, तो मैं गया वहाँ पे, कोई नहीं था तो रुक गया वहीं पे। तो चेक किया, बाद में वही लेडी आ गई, बोली आपको कल हमने बोला था वीज़ा नहीं मिलेगा। तो मैंने बोला ठीक है। तो लगातार 5 डेज़ वर्किंग जो है, मैं हर दिन गया वहाँ पे चेक करने के लिए बदलता है कि नशे बदलेगा। तो वो जो लेडीज़ थी, तो उसने मुझे बोला फ्राइडे को, मुझे देने में दिक्कत ये है कि म्यांमार ऐसा कंट्री है वहाँ पे बहुत कॉन्फ्लिक्ट शुरू है। हाँ आर्मी का जो लोकल लोग हैं, कुछ और भी है जिनकी कुछ डिमांड्स है, हाँ उनके बीच घना युद्ध चल रहा है। हाँ। और मतलब म्यांमार का तो ऐसा है कि काफ़ी सालों से चला आ रहा है, और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और वो सब तो। राइट राइट राइट। तो आप वहाँ पे जाओगे तो यू विल बी द सॉफ्ट टारगेट, आपको पकड़ लेंगे और ऐसे बिठा के लेंगे और इधर से फ़ोन करके बोलेंगे कि आपका हमने एक बंदा पकड़ लिया। हाँ हमने इसको पकड़ा है, 1 2 4 करोड़ 5 करोड़ उनको जो भी बोलेगा वो दे देंगे। हाँ और उनके लिए मतलब $10 रहता ना, मतलब 800 रुपये, $800 में वहाँ पे सुपारी बिकती है, मतलब किसी को ठोकने की। अच्छा। तो आप तो बहुत बड़ी सुपारी हो जाओगे। तो हम नहीं चाहते कि हमारे देश का और आपके देश का थोड़ा सा ये हो जाए आपकी वजह से, यही हमारा इंटेंशन है, इसलिए हम नहीं देंगे। तो अच्छा। मैंने बोला मैम हम ट्राई करना चाहते हैं। तो उसको बोला हमने जर्नलिस्ट है, आई वांट टू सी हाउ इट इज़ फर्स्ट हैंड। तो बोली आप जिद कर रहे हैं, मैं आपको एक आइडिया बता देती हूँ, आप वो फॉलो करो। तो उसने मुझे कुछ चीज़ें बताई। तो बाद में मैं घर गया, कंप्यूटर पे बैठा, सब चीज़ें उसने जो जो मांगी थी वो हमने पूरी कंपाइल करके नेक्स्ट वीक रुके सबमिट किया और उन्होंने वीज़ा दे दिया। और उस वक्त हमारे इसमें था कि नॉर्थ ईस्ट और म्यांमार से मुझे लगा म्यांमार में 10-15 किलोमीटर जाएंगे, 20 किलोमीटर, वहाँ से रिटर्न आ जाएंगे, ख़त्म। अच्छा। तो नॉर्थ ईस्ट में गया, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और उसके बाद म्यांमार में गए। तो म्यांमार में इतना ज़्यादा कुछ मेरा ऐसा एक्सपीरियंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। मैंने वहाँ पे किसी को हंसते हुए नहीं देखा, एक स्माइल नहीं दिखी। जनरली लोग बोलते कि मंदिर में जाओगे तो आप लोग हंसते हुए दिखेंगे, या चर्च में जाओगे तो वहाँ पे जो बुद्धिस्ट टेम्पल है बहुत बड़ा, तो वहाँ पे गया, कोई हंस नहीं रहा था, या किसी के चेहरे पे ऐसी मुस्कान नहीं थी। मैं चर्च में भी गया तो किसी को ये नहीं देखा, पीपल वेर बहुत टायर्ड हो चुके थे ये। तो सर आप कह रहे हैं कि आप जैसे लैंड से आप बता रहे हैं कि आपका ये जिद थी कि मुझे लैंड से ही जाना है, बाय एयर तो मैं नहीं जाऊंगा। तो जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री हम जाते हैं तो वो भी लैंड से कवर होता है? जनरली होता है, मतलब एशिया छोड़ के बाकी कंट्रीज़ में आप लैंड टू लैंड कर सकते हैं। अच्छा, तो वो व्हीकल ट्रांसपोर्ट देते हैं या फिर आपको वॉक करके जाना होता है? क्योंकि बीच में नो मैंस लैंड होता है काफ़ी बड़ा, 20-25 किलोमीटर का कुछ एरिया हो सकता है जो नो मैंस लैंड होता है। तो अगेंस्ट डिपेंड अपॉन कंट्री टू कंट्री। ओके। यूरोप में नो मैंस लैंड नहीं है। अच्छा। हाँ, ये जो हमारे कॉन्टिनेंट है ना, ये बहुत स्ट्रेंज है। एशिया में बहुत बड़ा ये होता है नो मैंस लैंड, और वहाँ पे आर्म फोर्सेस रहते हैं, यहाँ पे वो बड़े बड़े टैंक रख देते हैं, किसी ने इधर आ गया तो बूम। यूरोप में नो मैंस लैंड नहीं है। साउथ अमेरिका में नो मैंस लैंड है, बट वहाँ पे गन्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं, 4-5 पुलिस खड़े रहेंगे बस। तो एशिया जो है अपना, वहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्ब होने की वजह से यहाँ पे नो मैंस लैंड बहुत बड़ा है, वो पुलिस सिक्योरिटी बहुत बड़ी रहती है। तो यूरोप में नहीं है। तो यूरोप में ऐसे ही मतलब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री यूं ही चले जाएंगे आप, मतलब? हाँ, अच्छा। जैसे हम नेपाल से इंडिया आ सकते हैं, हाँ या भूटान जा सकते हैं। हाँ, तो शेंगन वीज़ा वगैरह होता है तो आई गेस वहाँ पे थोड़ा इजी भी हो जाता है ना कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रैवल करना यूरोप में। जी। हाँ। फर्स्ट टाइम मैं जब स्पेन से पोर्तुगल गया था, मेरे पास शेंजन वीज़ा था, और रात को मैं स्पेन से बस में बैठा और सुबह मैं पोर्तुगल के कैपिटल में पहुंचा, और वहीं से मुझे स्टार्ट करना था। अच्छा। तो मैं बहुत घबराया था। क्यों? क्योंकि ये जो कंट्री रहता है, आप क्रॉस करोगे तो आपको बॉर्डर पे बताना पड़ता है कि मैं इस
आपके कंट्री में आना चाहता हूँ, ठप्पा मार देते। तो मैं बहुत डर गया था, मैं भागते भागते पुलिस के पास गया। मैंने बोला लाइक आई एक्सप्लेन हिम दैट कि रात को मैं बस में बैठा सो गया, बॉर्डर क्रॉस किया, मुझे पता ही नहीं था। वो बॉर्डर पे ऐसा ठप्पा मारते हैं ना, तो मेरे इस पर ठप्पा नहीं है। तो ही सेड नो इंग्लिश। आई सेड ओके। मैं दूसरे के पास गया, उसको एक्सप्लेन किया। तो उनके लिए ठप्पा वगैरह उनको भी समझ में नहीं आता, बिकॉज उनके पास कुछ है ही नहीं चीज़ वो। तो आई वेंट टू अनदर पर्सन, उसको इंग्लिश में बता दिया कि जब मैंने बॉर्डर क्रॉस किया स्पेन और पुर्तगाल का, तो मेरे इस पर ठप्पा नहीं है। बोले सर दिस इज़ अ शेंजन एरिया, एक बार जब आप आओगे इसके अंदर फर्स्ट टाइम आपको मिलेगा, जब जाओगे वो एग्जिट का मिलेगा। अच्छा। अंदर कितना भी आप घूमो, हाँ। आपका सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन बस द्वारा उनको मिल जाता है। बस का जो लॉक शीट रहता है ऑनलाइन, वो उस कंट्री को दे देते हैं कि ये बंदा इधर से इधर ट्रैवल कर रहा है। अगर एज एन इंडियन अभी मतलब आपने 35 कंट्रीज ट्रैवल करी है, तो आप ऐसी कौन सी कंट्रीज है जो रिकमेंड करना चाहोगे कि जहाँ तो एक बार जाना ही चाहिए, मतलब वो वहाँ के लोग भी हो सकते हैं वजह, और लैंडस्केप भी हो सकता है, ऐसी कौन सी कंट्रीज है? यार पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है, हाँ। बट मुझे घूमने के लिए ईरान काफ़ी अच्छा लगा। मतलब बाकी लोगों को तो मे नॉट लाइक ईरान, बट इट्स ब्यूटीफुल कंट्री। और वहाँ के जो आर्किटेक्चर्स है अफलातून है, और इंडियन लोगों को बहुत मानते हैं। तो वो इसलिए मानते हैं इंडियंस लोगों को, कुछ साल पहले उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। अच्छा। तो मुझे लगता है वो टाइम है यूएस ने उनके ऊपर कुछ निर्बंध लगाए थे, तो उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था और कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा था। तो इंडियन गवर्नमेंट ने उनको बहुत सारा गेहूं भेजा था। अच्छा। तो वो जो पुराने लोग हैं अभी भी याद रखते हैं कि यार उन्होंने हमें खाना भेजा था। सर ईरान तो ऐसा रिकमेंडेशन है, मैंने कभी सुना ही नहीं किसी के मुंह से। मतलब अधिकतर जब बात करते तो कोई यूरोप की कंट्री ही बताई जाती है अधिकतर। हाँ, यूरोप ऐसा बहुत फैंटेसाइज करते हैं ना लोग बाग की, मतलब ऐसे बहुत ही रोमांटिक मानते हैं उसको। और लोग बाग ऐसे घूमने इटली जाएंगे या फिर पोर्टुगल जाएंगे कहीं, मतलब पोर्टुगल तो अलग हो गया, लेकिन कहीं भी जाएंगे तो यूरोप बहुत ऐसे बहुत ही फैंटेसाइज किया जाता है। तो यूरोप इज़ ब्यूटीफुल, बट लाइक यूरोप में जाओगे इट्स लाइक स्टैंडर्ड कंट्री है। हाँ आपको मैकडोनल्ड मिलेगा, हाँ आपको केएफसी मिलेगा। हम्म। यूनिकनेस ऐसा वहाँ का आपको बहुत कम मिलेगा। ऑफकोर्स उनके पास यूरोप इज़ ब्यूटीफुल, उनके पास उनका स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग्स है, बहुत पुरानी पुरानी है। बट मेरे लिए ईरान वाज लाइक समथिंग डिफरेंट कंट्रीज। आई एंजॉयड इट बिकॉज ऑफ पीपल। वहाँ के लोग हैं, इंडियंस को बहुत मानते हैं और बहुत आदर सत्कार करते हैं। और वहाँ के कुछ स्ट्रक्चर्स है, वहाँ पे एक ब्रिज बनाया है, वो कुछ 300 या 400 ईयर्स पहले बनाया है। उसमें सीमेंट नहीं है, वो अच्छा। अंडा फोड़ते हैं, मिट्टी में डाल देते हैं, और कुछ और चीज़ें रहती है जो कि खेत में बनाई जाती है सब चीज़ें। अच्छा। उनका बना के एक ब्रिज बनाया है, और ये ब्रिज 400 साल पुराना है। तो इसको जीरो मेंटेनेंस है, सिर्फ आपको गर्मी के दिनों में इसको एक बार पानी डालना होता है ऊपर, क्योंकि वो अंडा वगैरह बहुत गर्म हो जाता है ना, नहीं तो उसमें क्रैक आता है। तो उस पर आपको पानी डालना है। और उसका डिज़ाइन भी बहुत अच्छे से बनाया है, 300 या 400 साल पहले लगभग ऐसा कुछ बनाया और है। अपने यहाँ पे तो सर ब्रिजेस थोड़ी। तो आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ ज़्यादा मैटर करती है कोई भी कंट्री ट्रैवल कर रहे हो तो, कि आपका पर्सपेक्टिव कैसे शेप होता है? या तो मतलब दो चीज़ें हैं, जैसे क्या तो वहाँ के लोग, या फिर वहाँ का आर्किटेक्चर, या फिर वहाँ का नेचर, या फिर वहाँ पे मतलब क्या, मतलब सिनेरिक व्यू क्या है? तो या तो लोग या फिर वहाँ के मतलब दिखने में कैसा है वो जगह, ज़्यादा चीज़ क्या मैटर करती है आपके लिए? मेरे पर्सपेक्टिव से मैं सबसे पहले देखूंगा कि सेफ्टी, अच्छा। वहाँ का ट्रांसपोर्ट और फूड, हम्म। और लोग कितने लाइक लाइक वेलकमिंग है। वेलकमिंग है। फूड इसलिए कि मैं वेजिटेरियन हूँ, हालांकि आई एट एग। ओके। और बजट देखता हूँ वहाँ पे ट्रेन है क्या। जिस देश में ट्रेन नहीं है वहाँ पे बस ट्रांसपोर्ट बहुत एक्सपेंसिव है, दिस इज नॉट अफोर्डेबल। और लोग कैसे वहाँ पे, ये दो तीन चीज़ें मैं देखता हूँ। और जिस कंट्री में हमें जाना है उसका एक 20 या 25 वर्ड निकाल देता हूँ। अच्छा। हंगरी, एग्जिट, वेर इज़ हॉस्पिटल, हेल्प मी, थैंक यू वेरी मच।
और वहाँ का जो ग्रीटिंग्स रहता है, जैसे हेलो, नी हाओ या बोंजूर, वो ग्रीटिंग निकाल के 25 वर्ड बनाना है, और दैट 25 वर्ड्स और 40 वर्ड्स विल हेल्प यू सर्वाइव देयर। दैट्स अ ग्रेट हैक मतलब। हाँ, मतलब ये टिप भी हो सकती है आप लोगों के लिए अगर कोई ट्रैवल करना चाह रहा है तो। हाँ सर, एक मेरी क्यूरियोसिटी हमेशा बचपन से रही है, मतलब चाइना मुझे बहुत फैसिनेटिंग कंट्री लगती है। यू बिन देयर, क्योंकि मतलब चाइना का तो ऐसा देखा है ना कि कल्चरल इन्फ्लुएंस भी है काफ़ी ज़्यादा, मतलब आप फूड में भी देख लो, क्लोथिंग, वहाँ के जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो चाइना ने मतलब हार्ड पावर तो अचीव करी है ओवर द ईयर, सॉफ्ट पावर भी किसी न किसी तरह से हम लोगों की लाइफ में डाली दी है। और दूसरी चीज़ ये बोली जाती है कि मतलब मैंने ऐसा सुना है कि चाइनीज़ जो लोग होते हैं वो एरोगेंट होते हैं, तो आप वहाँ गए हो तो क्या आपने देखा वहाँ पे चाइनीज़ मेंटालिटी जिसकी बात करते हैं कि यार चाइनीज़ मेंटालिटी ऐसी है कि उनको कॉन्कर करना है? 2016 में हम गए थे वहाँ पे। शंघाई में हम ज़्यादा देर रुके थे वीज़ा के लिए, और वहाँ पे हमारा जो एटीएम कार्ड रहता है वो ब्लॉक हो गया था, हमारे पास पैसा नहीं था। अच्छा। तो स्टिल आई सर्वाइव। तो ये गुडनेस है चाइनीज़ पीपल का, कि हम बोलते हैं चाइनीज़ पीपल दे आर रूड, एवरीवन इज़ रूड इफ़ यू आर रूड। जब हम पोलाइट रहेंगे तो हम अदर वाले भी लाइक पोलाइट रहेंगे। मैं एक जगह पे रुका था, वो छोटा सा हॉस्टल था, और वो हॉस्टल पूरे एरिया में फेमस था इसलिए कि सब जो चाइना, रेस्ट ऑफ चाइना से, गांव से लड़के आते हैं, वो वहीं पे आके रुकते थे। दो चीज़ें से, एक वहाँ का जो रेंट था बहुत चीप था, रिलेटिवली चीप था, और वो आपको मोर देन 1 वीक या 1 मंथ 2 मंथ ऐसे रहने की परमिशन देते थे। अच्छा। 3, बाजू में इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉल्स वगैरह बहुत थे। अच्छा। तो बजट कम था इसलिए हम भी वहाँ पे गए, तो वहाँ पे थे, और कार्ड ब्लॉक हो गया, हमारे पास बहुत कम पैसे थे। और एक दिन दोपहर में एक सीनियर सिटीज़न टाइप आ गए, और कुछ वहाँ पे खड़े थे, मुझे पता नहीं क्या डिस्कशन क्या चल रहा था, और वो सडनली वो गिर गए ऐसे धप फ्लोर पे, और सब भाग गए। सब भागे तो माय फर्स्ट रिएक्शन तो भागो क्या, तो भागने के लिए सोच रहा था, दैट वाज अ फ्रिक्शन ऑफ मोमेंट। तो फिर नहीं भागा मैं, तो उस बंदे के पास गया। हमें पता नहीं रूल क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है किसी की आप मदद करोगे पुलिस आपको ही उठा के लेके जाएगी पहले कि आपने ही कुछ किया है। तो वो दो फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट मैंने सोचा कि क्या करें, तो बट सडनली मैंने सोचा कि ये हाथ वगैरह ऐसे कर दिया मैंने। तो उस बंदे के पास गया, उसका शूज़ निकाल लिया, सॉक्स निकाल दिया, और पैरों का ऐसा ऐसा किया, और चेस्ट वगैरह देखी, ही वॉज ब्रीदिंग एंड ही वॉज ओके, बट लाइक ब्रीदिंग बहुत स्लो था। तो उसको चेस्ट को ऐसा दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, थोड़ा हाथ को ऐसा ऐसा किया, उसको पसीना आ रहा था। तो किस लोगों को बुलाया, और वो जो लोग थे वहाँ पे आ गए, उनको बोला थोड़ा विंडोज़ वगैरह ओपन करो। तो वहाँ पे वेदर बहुत हॉट था, और ये ऐसा ऐसा करने से उसको थोड़ा सा ब्रीदिंग वगैरह नॉर्मल हो गई, आंखें खोल दी। तो मुझे लगा बच गए। तो वो उठ गया, तो फिर गाड़ी आके उसको लेके गई, मुझे लगा कसा खत्म हो गया। तो दूसरे दिन मैंने लोगों से पूछा, तो जो रिसेप्शन थे, मैंने बोला मेरा पैसा ख़त्म हो गया है, मुझे यहाँ पे रहना है, तो मैं ऐसा करता हूँ आपको रिसेप्शन पे हेल्प करता हूँ, आप मुझे सिर्फ रहने का यहाँ पे परमिशन दे दो। अच्छा। तो मतलब मैं आपके पास काम करूँगा, आप मुझे पैसा मत दे दो, सिर्फ रहने के लिए एक बेड दे दो जब तक मेरा इंडिया से पैसा ना आ जाए। तो बोला मैं मालिक से फ़ोन करके बोल देता हूँ, चेक करता हूँ। तो उसने कुछ बोला, शाम को मुझे बोला सर मालिक ने परमिशन दिया। तो मैंने बोला अच्छा यार, 8-10 दिन बाद वो सेम आदमी आ गया, तो पता चला वही उसका ओनर था, वही मालिक था। कर्मा हो गया सर, मतलब गुड कर्मा। एज ए वेजिटेरियन सर्वाइव करना कितना डिफिकल्ट है? ऑफ कोर्स इट्स रियली डिफ़िकल्ट, बट इम्पॉसिबल नहीं है। बट आपको थोड़ा वक्त चाहिए कि आप मार्केट में जाए, वेजिटेबल ढूंढे, आ जाए, उसको साफ़ करे, बॉईल करे, खाए। ओके। मतलब यदि आपके पास बहुत पैसा है तो फिर आप इंडियन रेस्टोरेंट में जाके खा सकते हैं, तो आपको ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे वगैरह। बट येस, लाइक टू स्पेसिफिक, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव फॉर वेजिटेरियन पीपल इन चाइना, बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। आपको एप्पल कहीं पे भी मिल जाएगा, केला कहीं पे भी मिल जाएगा, सैलड बना के खा लो। और डम्पलिंग होता है, हाँ हाँ। कुछ वेजिटेबल वाला डम्पलिंग रहता है,
एक्चुअली 2 खाने के बाद में तीसरा खाने को जी ही नहीं करता बट यस सर्वाइव। तो और हाँ। और आपकी ऐसे कुछ, क्योंकि मतलब यू बिन टू सो मैनी कंट्रीज, तो ऐसा भी रहा होगा ना कि कई बार ऐसा लगा कि यार लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में फंस गए। ऐसा आपके साथ अगर कभी हुआ हो, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कि बहुत ही डेंजरस हो गया, कि ऐसा लगा कि ये तो बहुत रिस्की था, ये दोबारा ना हो, या ऐसा कुछ अगर एक्सपीरियंस अपना बता पाएँ अगर आपके साथ हुआ हो तो। यार कपल ऑफ टाइम दिस हैपन। ओके। एक और कर्मा का एक्सपीरियंस बता देता हूँ। हाँ हाँ। तो ये है ऑस्ट्रेलिया का। तो ऑस्ट्रेलिया कैसा है मैं आपको थोड़ा सा उसका जियोग्राफी बता देता हूँ। हाँ प्लीज। इंडिया से लगभग 2.5 टाइम बिग है। ओके, एरिया वाइज। इमेजिन लाइक भारत से दुगना या दो दुगना से ज़्यादा बड़ा है। और वहाँ का पॉपुलेशन जो है हमारे जो पूरे आर्म फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, हाँ। उनसे -+ है। अच्छा। हाँ, तो इमेजिन करो आप इंडिया में आर्मी का आदमी कितने दिन बाद देखते हो? बहुत दिनों बाद, मतलब अगर कोई आर्मी कैंटोनमेंट एरिया में जा रहे हैं तभी दिखेंगे। हाँ, तो सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कुछ पार्ट है वहाँ पे आपको आदमी दिखेगा ही नहीं। और दोपहर अच्छा। में तो कुछ एरिया जैसे यहाँ पे दिखेगा नहीं। तो वो ऐसा एरिया है। मैं मेनलैंड की बात कर रहा हूँ। देयर आर सम सिटीज़ वहाँ पे बहुत सारे हैं जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ है ना, मेलबर्न, सिडनी, कैनबेरा, वो तो पूरा पॉपुलेटेड है। हाँ। बट जो रेस्ट पार्ट है वहाँ पे आपको आदमी नहीं दिखेगा, ढूंढ ढूंढ के नहीं दिखेगा। और दिख गया तो वो बोल दे हेलो मेट, दूर से ही। दे आर वेरी नाइस पीपल। ओके। तो ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पे रुका था और रुकने के पहले बहुत सारे लोगों से मैंने राय लिया था कि ऑस्ट्रेलिया में एक डेजर्ट है, वो मोर देन 1500 किलोमीटर्स है। ओके। मतलब इंडिया में 1500 किलोमीटर का डेजर्ट है, उसको क्रॉस करना था। उसके पहले एक कलगुरी नाम का एक स्मॉल टाउन था। अच्छा, तो लोगों ने मुझे बताया कि भाई इस एरिया में कोई भी एडवेंचर नहीं करना है। अच्छा। तो इसकी रीजंस ये है कि ये जो एरिया है पूरा डेजर्ट है और यहाँ पे जो लोग रहते थे वहाँ पे गोल्ड माइन बहुत थी एक ज़माने में। अच्छा। तो लोगों को बहुत इजी मनी की आदत हो गई है। और वहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, साइको किलर्स, वो जो रोड है वहाँ पे पानी बहुत कीमती चीज़ होती है। कॉफ़ी और लाइक वाइन वगैरह तो वो तो बहुत बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो ये कुछ लोग ऐसे रहते हैं इस रोड पे, आपको ल्यूर करते हैं कि जाते वक्त आपको पानी चाहिए क्या, वो पानी में कुछ मिला के देंगे, आप बेहोश हो जाएंगे। बाद में वो आपको लेके जाएंगे उनके यहाँ पे और कैमरे के सामने आपको घूट घूट के मारेंगे। अरे और हर 2 महीने बाद एक आपको ऐसी न्यूज़ मिलेगी। और जिस वक्त मैं था उस वक्त इटली से कपल गया था उनकी लड़की को ढूंढने के लिए। अच्छा, वो वहाँ पर ही ल्योर हो गए होंगे वो उनके हाँ, ट्रैप में। उसको भी कहीं पे ऐसा कुछ हो गया था, मिसिंग थी और 1.5 साल से मिसिंग थी। तो उसको ढूंढ रहे थे। तो मुझे बोला था कि इस एरिया में कुछ नहीं करना है, सीधा अपना व्हीकल पकड़ के निकलना है। मतलब ले लो कुछ भी व्हीकल ले लो, पैसे दे के बैठो आराम से, टिकट ले लो, घर पे बता दो। हमने बोला नहीं, एडवेंचर करना है। तो कलगुरली में गए तो वहाँ पे उसने बताया कि भाई ये जो पट्टा है ना, इसमें आप जो है खाने की जो भी चीज़ें चाहिए अभी से ले लो। हम लेके भर के चले गए। दूध लिया, लाइक वो 4 लीटर का कैन रहता है बड़ा सा, दूध पी लेते। हम मूर्ख थे यार गर्मी के दिनों में गाड़ी में दूध कौन लेके जाता है, बट हम लेके गए। एप्पल लिया 4 किलो। अरे लगभग मैंने 8 किलो खाना खरीदा था 3 दिन के लिए। हाँ, तो उसमें स्प्राउट्स थे, ऐसा सब भर के। और दूसरे दिन मेरा तबीयत ठीक नहीं था, फिर भी मैंने सोचा कि चलो चलते हैं। तो हॉस्टल की जो ओनर थी ना, बोली भाई ऐसा मत कर, खुद पे तरस खा, हम पे तरस खा, टिकट निकाल के जा, ऐसा मत जा। मैंने बोला ठीक है, ट्राई करना है। तो मैंने बोला हम मुझे वहाँ पे छोड़ दो। बोली ठीक है। डेजर्ट में? नहीं, सिटी के बाहर। ओके। सिटी के बाहर छोड़ो, क्योंकि सिटी में पता नहीं ना कौन किधर जा रहा है। हाँ हाँ। बट एक बार सिटी के बाहर गए तो रोड पे आपको पता चलता है इधर जाने वाला रोड दिल्ली का है, इधर कल इधर का है। तो बोली ठीक है मैं छोड़ दूँगी, बट जब तक हो गाड़ी में एक बार विचार आया तो रिटर्न आ जाना, चाहे तो हम आपको कंट्रीब्यूट करके पैसे दे देंगे। अच्छा। हमने बोला नहीं ठीक है हम जाएंगे। तो उसने मुझे ड्रॉप कर दिया और बंदा वहाँ पे 10 मिनट रुका। भाई
एक बार सोच ले भाई, एक बार सोच ले यार। वो शायद बंदा, वो ऑस्ट्रेलियन नहीं था, शायद यूरोप से कहीं पे था, इटाली वगैरह। उसका इंग्लिश बहुत फनी था। मुझे बोल रहा था भाई रिटर्न आना है। मैंने बोला नहीं, मैं ट्राई करूँगा। बोला ठीक है भाई, अभी मुझे वर्क के लिए जाना है, नहीं तो मैं आधा घंटा और रुकता तेरे लिए। तो वो चला गया। एक बंदा आ गया सीनियर सिटीजन, उसने मुझे एक लिफ्ट दे दिया, एक 25 मिनट का। मेरा एक रूल है, जो पहले आएगा कितना भी हो बोलेगा, उसने दिया ना तो एक्सेप्ट करना है। उसने छोड़ा आगे एक कुछ 40 मिनट्स के डिस्टेंस पे, और तब तक दोपहर हो चुकी थी। और मेरे पास दो ऑप्शन थे कि कल ट्रैवल करे स्टार्ट, यहीं पे रुक जाए। तो मैं वहाँ पे एक रेस्टोरेंट था, चाइनीज़ टाइप ही था, स्पेस बहुत बड़ा था और उसका फर्नीचर वगैरह पुराना था। वहाँ पे बैठ गया और ऐसे पेपर था मेरे पास जिस पे लिखा था कल एडलेड, मेलबर्न वगैरह रखा था। एक बंदा आ गया, बोला आर यू गोइंग टू एडलेड? आई सेड यस। तो बोला कि आप मेरे साथ चलो, आप मुझे $100 दे दो। हमने बोला यार $100 हम पैसे तो नहीं देंगे, हम लिफ्ट ढूंढ रहे हैं, मे बी आई कैन, आपको एक कॉफ़ी दे देंगे, इससे ज़्यादा नहीं। बोला ओके नो लीव इट। वो चला गया, फिर आ गया, बोला लेट्स डील $50 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। मैंने बोला नहीं। चला गया 15-20 मिनट बाद फिर आ गया, बोला मेट डील, एक कॉफ़ी। तो मैंने बोला ठीक है। तो मेरे मन में सवाल आ रहा था कि ये बंदा जो है वो फ्री क्यों दे रहा है अभी? हाँ 10 मिनट पहले मुझे डॉलर मांग रहा था, $100। हाँ। तो वो थॉट आ गया, मैंने उस पर ज़्यादा सोचा नहीं, तो उसके साथ गाड़ी में बैठ गया। तो इंट्रोडक्शन दे दिया मैंने बोला यार जर्नलिस्ट हूँ, हमारा पासपोर्ट दिखाया। बनता है कि आप उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दे दो, मेरा पासपोर्ट है, चाहे तो आप फ़ोटो ले लो, आपके पास रख सकते हैं, फ़ोटो है इसका, और चल सकते हैं चल। तो मेरा हो गया। तो उसने इंट्रोडक्शन दिया। उसका इंग्लिश जो था वो डिफरेंट था, वो इंडिजीनियस पीपल था वहाँ का, तो उसका इंग्लिश थोड़ा सा हटके था। तो उस बंदे ने मुझे इंट्रोडक्शन दिया कि वो जो है यूएस नेवी में काम करता था। मैंने बोला अभी मैं मेंटली रिटार्डेड हूँ, मतलब दिमाग से कम हो गया। मैंने ऐसा हाथ मार लिया, मैं क्या आपत आ गई। अब उसके साथ जाना भी पड़ेगा। हाँ, और वो 1500 किलोमीटर का राइड है उसके साथ। तो मैंने बोला वाई मेंटली रिटार्डेड? वो बोला कि सिचुएशन ऐसा हो गया था कि मैं ड्रग्स लेता था चुपके। तो मेरे कुछ मेट्स को पता था, बाकी यूनिट में किसी को पता नहीं था। तो एक दिन मेरे गर्लफ्रेंड का फ़ोन आ गया, तो बुलाया मुझे। फ्राइडे था, वैसे जा सकते थे बाहर। तो मेरा मेट बोला कि मैं ड्रॉप कर देता हूँ। तो मैंने बोला नहीं, मैं गर्लफ्रेंड के पास जा रहा हूँ, तू मत आना। तो बाइक को किक मारी और जो वॉल रहता है ना उसका बटालियन का, उसको जाके ठोक दिया। अच्छा वो वहीं पे ठोक दिया, लोगों ने उठाया। उसका इतना सारा स्ट्रेचेस था, पूरा ये फट गया था ऐसा टक। फिर उसको ये कर दिया। तो उसके बाद में उसकी फैमिली उसके साथ नहीं रहती, वो अकेला कहीं पे भी जाता है, ऐसे ही करता है। तो मुझे समझ में आ गया है भाई ये बहुत बड़ी गलती हो गई हमारी। फिर क्या करा आपने? उस साथ कंटिन्यू कर दिया। तो एक रात वहाँ पे रुके और दूध फट गया था। और वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आप जब स्टेट चेंज करोगे ना, इधर का फल है ना, मतलब महाराष्ट्र का फल है, तो आप कर्नाटक में नहीं लेके जाओगे। ऐसा क्यों? वहाँ का रूल है, महाराष्ट्र का एप्पल है, आप बॉर्डर क्रॉस करें आपको वहीं पे फेंक देना है। ओके। कोई भी फल हो तो वहीं का वही फेंक देना है। हाँ। आप सिर्फ वही चीज़ें ले जा सकते हैं जिसका पैकिंग है। फल फूल ऐसा कुछ नहीं लेके जा सकते। तो मेरा जो कुछ था खाने का वगैरह वो तो सब वहीं पे डाल दिया। जो मैंने 4 किलो एप्पल वगैरह लिया था तो सब वहीं पे गया। तो मेरे पास खाने के लिए हार्डली कुछ केक वगैरह था और सब कुछ बहुत छोटा सा बचा था। तो हम वो सब डाल के निकल गए हम दूसरे स्टेट में। आगे बहुत जर्नी था, लगभग 2 या 3 दिन का। तो वो बंदे ने मुझे बोला कि भाई तूने कभी ये इमेजिन किया कि 1500 किलोमीटर का रोड है, इसमें यदि व्हीकल डैमेज हो जाए तो उसका क्या होगा? तो मैंने बोला क्या होगा? उसको खींच के लेके जाएंगे। बोला पागल हो गए। उसको खींच के कहाँ लेके जाएंगे? 1000 किलोमीटर खींच के लेके जाएंगे
तो उसका जो ये रहता है पैसा बहुत बड़ा रहता है, वो लोग इसको यहीं डंप कर देते और इंश्योरेंस कंपनी को बोल देते इसका पे करो, ओके। और ये जो व्हीकल रहती है यहीं पे फेंक देते हैं। तो मुझे बोला अच्छा। तो उसने दूसरा थॉट रखा, भाई तुम्हें पता है ये जो व्हीकल यहाँ पे फेंक देते हैं उसका हम एक पार्ट निकाल के लेंगे ना, हमें $100 मिल जाएंगे। मेरे दिमाग में ऐसा $100 हो गया। तो माता जी ने बहुत बार बोला था, भाई जो पैसा आसानी से आता है ना हाँ। वो आसानी से नहीं जाता, वो बहुत मार मार के चला जाता है। तो उसने मुझे बोला चल हम ऐसा व्हीकल ढूंढते हैं। तो वो जो माइंड में था वो बुरी आत्मा मेरी, वो बोली चलो। हाँ। मैंने उस पर भरोसा नहीं करना चाहता। हाँ। माता जी ने बहुत बार बोला है कि कभी जो ऐसा पैसा बोलता है ना कि इजी मनी, हाँ। नेवर गो फॉर इट। नीचे पड़ा होगा नहीं उठाना है भाई, उसके साथ उसकी क्या बोलते हैं वो बददुआ आती है, किसी का है वो, गोल्ड भी होगा कोई भी होगा उसको टच नहीं करना है, उसके साथ उसकी बददुआ आती है जिसका है उसकी। यार मैंने सोचा चलो, मैंने उसको ही आस्क माई कंसेंट, हम चले गए और जाने के बाद में घूमते रहे। और वो जो डेजर्ट है 1000 किलोमीटर हियर, 1000 किलोमीटर हियर, 1000 किलोमीटर हियर, और उसमें हम चले गए। और दोपहर में वो बंदे ने मुझे बोला कि भाई गाड़ी का फ्यूल ख़त्म हो जा रहा है। तो मैंने बोला ठीक है, आप दूसरे टैंक पे लगा दो गाड़ी। हाँ। वहाँ पे कैसा होता है, आप वो रोड जब चलेगी ना गाड़ी, उसका एक क्वालिफिकेशन रहता है। ओके। तो उस क्वालिफिकेशन में रहता है कि आप इस रोड से जा रहे हैं तो आपके पास 2 फ्यूल टैंक होना ज़रूरी है, वाटर टैंक बड़ा सा होना ज़रूरी है, और वॉकी टॉकी, मोबाइल नहीं चलता वहाँ पे, वॉकी टॉकी होना ज़रूरी। ये 3-4 कंडीशन नहीं है आपके पास तो आपकी गाड़ी उस रोड पे नहीं जाएगी। ये पागल था और मैंने उसके भरोसा किया और हम उसके साथ चले गए। तो रास्ते में उसने बोला मेरा फ्यूल ख़त्म हो गया। तो मैंने बोला भाई रुक जा अभी। बोला क्यों? मैंने बोला फ्यूल ख़त्म हो रहा है ना, तो रुक जा, ऐसे भी कहीं पे मत लेके जा, नहीं तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। रुको, सोचो, डिसीजन ले लो। वो सुन ही नहीं रहा था। मैं थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा गुस्सा हो गया, यार लाइफ एंड डेथ हो रहा है यहाँ पे और वो बंदा चलता ही जा रहा है। तो उसको भाई रुक जा यार, ये जो फ्यूल है उसमें जो भी अभी कुछ बचा है, 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर, ये 2 लीटर फ्यूल हमारा लाइफ एंड डेथ डिसाइड करेगी। इसको हमने ऐसे ही कर दिया तो इस जंगल में हमें कोई ढूंढने के लिए नहीं आएगा। मतलब रेगिस्तान में, जंगल नहीं था वहाँ पे कोई चीज़, मतलब वो पौधा इतना ही बड़ा रहता है। ओके, वो बुशेस टाइप है, बुशेस टाइप, और अपने राजस्थान जैसा नहीं। हाँ। तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, मोबाइल को रेंज नहीं, कुछ नहीं, और हम वहाँ पे सड़ गए तो भी कोई देखने के लिए नहीं आएगा। वो 1000 स्क्वायर किलोमीटर का कौन देखने आएगा। और वो भी गुस्सा हो गया, मैं भी गुस्सा हो गया। तो मैंने सोचा भेंडी, वो मरने से पहले वो मुझे टॉमी सर पे मार देगा और मार देगा मुझे। तो मैंने बोला चुपचाप रहेंगे, चुपचाप रहा। मैं उसको कुछ नहीं बोला। 10 मिनट बाद उसने खाड़ी खड़ा कर दिया। तो मैंने बोला यू हैव रीज़न मेट, आपकी बात सही है। मैंने बोला क्या? नहीं, यू आर राइट, आई शुडेंट वेस्ट दिस फ्यूल लाइक दिस, हमें ऐसा थोड़ा सोचना चाहिए। तो यार वो ऐसे बैठ गया, मेरी तो फट गई। मतलब यार व्हाट्स गोइंग ऑन, मतलब ये जब तो को धींगाना कर रहा था तो ठीक था। मुझे लगा अभी इसके मन में क्या चल रहा है, क्या करेगा ये पता नहीं। और उसने ऑफिशियली बोला कि मैं मेंटली रिटार्डेड हूँ। तो बहुत फट गई थी। तो मैंने कुछ नहीं बोला। तो सडनली उसने गाड़ी खोला, नीचे जा रहा था। मैंने बोला भाई मत जा। नहीं, मैंने दरवाज़ा खोला, नीचे जा रहा था। वो बोला भाई मत जा नीचे। मैंने बोला क्यों? बोला दिस इज़ नॉट इंडिया, यहाँ पे टाइगर नहीं है, लॉयन नहीं है, एलिफेंट नहीं है, यहाँ पे बिच्छू, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, स्पाइडर। ओके। वो स्पाइडर रहता है छोटा सा, और आपको टुक करके जाता है, या फिर छोटा सा सांप रहेगा टुक करके जाएगा। आप मैक्सिमम 5, 10, 15, 20 सेकंड तक सांस लोगे, बस खत्म। और बहुत जहरील रहते हैं, और आप स्पाइडर को ढूंढ नहीं सकते। मतलब टाइगर को आप देख के भाग सकोगे, यहाँ पे नीचे पैर नहीं रखना है, गाड़ी में रहो। मैंने बोला ठीक है। तो ऐसे टेंस में हम शाम तक रहे, लगभग शाम तक। कितना घंटा मुझे यार कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मतलब मोबाइल को रेंज नहीं थी, बहुत ये था, और खुद पे गुस्सा आ रहा था। गुस्सा इस बात का आ रहा था कि मैंने उसको कंसेंट दिया था
उसने बोला था जाना है क्या, हमने बोला हाँ, और ये हमारी वजह से हम वहाँ पे गए थे और अभी जान रिस्क में है और फ्यूल ख़त्म होते आ रहा है। तो शाम को जब सूरज ढलता है, मतलब ढलने लगता है करीबन लाइक ये 6 मुझे बजे, 6 नहीं 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 3 बजे 4 अच्छा। बजे के बीच में। ओके। तो विंड उसने क्या किया, नीचे गया, मैंने बोला मत जाओ, नहीं बोला आई एम गोइंग फॉर पर्पस, मैं यहाँ से समुंदर सूंघ सकता हूँ, इसी तरफ समुंदर है। मैंने बोला कितने किलोमीटर होगा, बोला 50 से 100 किलोमीटर दूर होगा। तो मैं अचंभे में पड़ गया, ऐसा दुनिया में कौन सा नाक है यार जो इतना दूर का सूंघ सकता है। मैंने बोला ठीक है आप सही बोल रहे, मे बी आपके पास स्पेशल पावर होगी जो आप सूंघ सकते हैं, मुझे थोड़ा और कन्विंस करो। बोला रुको। तो उसने क्या किया, नीचे से ग्रास उठाया, ऐसे ऐसे किया, ऐसे फेंक दिया। बोला सर नाउ दिस विंड चेंज, दिस इज गोइंग दिस साइड, अर्लियर इट वाज गोइंग दिस, नाउ इट्स गोइंग दिस साइड। चेंज तो हो गया। शाम हो गई है, विंड चेंज हो गया है। हाँ तो शाम को क्या होता है कि विंड चेंज होता जाता है। हाँ। तो बोला अभी समुंदर से हवा इधर आ रही है। तो मैंने बोला यार यू हैव 2 रीजंस, एटलीस्ट वन, मैंने ज्योग्राफी में कभी पढ़ा था कि हवा समुंदर से इधर से उधर आ जाती है, शाम को चेंज हो जाती है। तो मैंने बोला ठीक है भाई चलो। तो चलने के लिए स्टार्ट कर दिया। तो रास्ते में हमने एक बहुत बड़ा टावर देखा, इसका टेलीफोन का। ओके। तो वहाँ पे गए, तो एटलीस्ट वो टावर जब दिखा ना हमें दूर से, तो वी रियलाइज कुछ तो भी ह्यूमन हाँ मतलब सिविलाइजेशन दिख रहा है। तो वहाँ पे गए, तो इसके नीचे एक घर था। घर कैसा था, अपने गांव में कैसा रहता है, ऐसी वॉल रहती है ऊपर, झोपड़ी टाइप। झोपड़ी नहीं, वो टिन का पतरा हाँ रहता हाँ है, पतरा। ओके। पतरा टाइप था, और ये कंपाउंड बड़ा था। हम्म। तो हो गया, मैं बोला कि हम यहाँ पे पानी कुछ मिलता है या चेक कर लें। मैंने बोला यहाँ पे पानी चेक नहीं करना है, कोई देगा भी तो पानी नहीं पीना है। ने बोला देख के चेक करते हैं। तो वो चला गया आगे, मैं चला गया। तो वो आगे तक चला गया, मैं थोड़ा पीछे था, इधर उधर देख रहा था। मैंने वहाँ पे बहुत सारे शूज़ देखे। अच्छा। शूज़ ऐसे इधर उधर थे और स्मेल आ रहा था, और बहुत सारे बर्ड्स के फेदर इधर पड़े थे। तो मैंने बोला भाई भाग यहाँ से, दिस इज़ नॉट रियली गुड प्लेस। मैं हिंदी में बोला, इंग्लिश में पता नहीं, बट बिफोर आई फिनिश वो खुद भागने लगा। तो हम भी भागने लगे। हमने दार नहीं खोला उस गाड़ी का, हाँ। गाड़ी में ऐसे गए कांच के नीचे से। अच्छा। उसने गाड़ी शुरू किया और मैं आधा पैर बाहर, उसने गाड़ी शुरू किया, भाग गए। और भाग के हम रोड की तरफ आ गए, और जो फ्यूल स्टेशन रहता है वो नज़र में आ रहा था। हाँ। और गाड़ी का फ्यूल ख़त्म हो गया, जिंदा बच गए। वो फ्यूल पहले ख़त्म होता तो हमें ढूंढने के लिए कोई नहीं आता इस जंगल में, मतलब रेगिस्तान में। तो मतलब जैसे कि एक तो ये चीज़ है कि इंडियन पासपोर्ट को इतना स्ट्रांग नहीं माना जाता, और एक ये होता है कि इंडियंस को ना थोड़ा सा रेसिज्म बहुत फेस करना पड़ता है कई जगहों पर। मतलब जितने मैं व्लॉग्स देखता हूँ ट्रैवलर्स के, तो कई लोगों ने बोला कि कई कई कंट्रीज़ में रेसिज्म फेस करना पड़ा उनको। तो कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ है? मतलब मैं कंट्री का नाम नहीं पूछूंगा, अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं, पर ऐसा कभी आपने रेसिज्म फेस किया हो, या फिर अपने इंडियन होने की वजह से आपको ऐसा कुछ इश्यू आया हो कहीं पे? यार मैंने थैंक्स गॉड दैट मुझे बहुत सारे अच्छे आदमी मिले। रेसिज्म मैंने नहीं याद आ रहा है कहीं पे फेस किया है। बट जो बोलते हैं ना कि इंडियन पासपोर्ट वीक है, तो एक्चुअली मुझे भी ऐसा पहले लगता था कि इंडियन पासपोर्ट वीक है, हमें एंट्री ज़्यादा नहीं मिलता। तो हमने एक दिन ऐसे ही, एक ऑफिसर्स थे बैठे हुए एम्बेसी में, उनको पूछा सर अपने पासपोर्ट पे ज़्यादा एंट्री नहीं मिलता, फ्री एंट्री, मैं लाइक एंट्री ऑन अराइवल। तो उन्होंने बोला कि विष्णु अपनी पॉपुलेशन कितनी है? मैंने बोला सर 100 लाइक बिलियंस। तो बोला सर इसमें से 10% भी ना एक दिन एक कंट्री में जाएंगे ना, उनका कंट्री ओवरफ्लो हो जाएगा यार। एग्जैक्टली। तो वो चाहते कि वो ओवरफ्लो ना हो जाए, तो मेंटेन रहे, इसीलिए वो लाइक गिन चुन के वीज़ा देते हैं हमें। ओके। नहीं तो यूरोप में बहुत छोटे छोटे कंट्रीज़ है, हमारा 10% वो वहाँ पे गया तो मेजोरिटी हो जाएगा। सर और मतलब आपको है ना डेंजरस कंट्रीज कौन सी लगी भाई? मतलब क्योंकि आपने है ना, आपने साउथ अमेरिका भी पूरा ट्रैवल करा है, एशिया में ट्रैवल करा है, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स, 5 कॉन्टिनेंट्स आपने ट्रैवल करा है। डेंजरस कंट्रीज कौन सी लगी जहाँ पे ट्रैवल करना थोड़ा रिस्की हो सकता है?
मैंने एशिया किया, लगभग पूरा एशिया, यूरोप किया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो इनमें मुझे जो सेंट्रल अमेरिका है उसमें कोस्टारिका आता है, बट कोस्टारिका सेफ है, निकारागुआ, होंडुरास, एल साल्वाडोर एंड ग्वाटेमाला। यहाँ पे मुझे कोई वहाँ पे डिफ़िकल्टी नहीं आई, बट घूमते वक्त वो थोड़ा सा फियर रहता है। फियर इस बात का रहता है कोई मार देगा वो तो ठीक है, बट ये जो बेल्ट है साउथ अमेरिका से जो पूरा ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये जो कंट्रीज़ है ऐसे छोटे 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 कंट्री है, मतलब एक अपना चिंच रहता ना, या फुटपट्टी जैसा ऐसा एक लाइन जाता है, ओके। वो छोटे से नैरो लाइन से सब ये बिजनेस चलता है, ऑल लाइक ड्रग्स ट्रैफिक, ह्यूमन ट्रैफिक। और उसमें आप चाह रहे हैं आपके कंधे पे ऐसा बैग बड़ा सा है, उसमें वाटर बॉटल है, और कोई इतना सा ड्रग्स आपके बैग में यहाँ पे ऐसे डाल देगा, कोई भी जिप में, अच्छा, आपको बिना बताए? आपको बिना बताए कोई कर देगा, उंगली कर देगा, ऐसे डाल दिया, आप गेट पे गए, कुत्ते ने सूंघ लिया, खत्म, आप 6 साल जेल में बैठ जाओगे। ओके। तो दैट फियर मेड मी फियरफुल। मतलब मुझे वो साउथ सेंट्रल अमेरिका मतलब ऐसा डेंजरस नहीं लगा, बट वहाँ पे ऐसी चीज़ें होती है, जैसे ग्वाटेमाला में एक लड़की के सर पे ऐसा मारा था उसका पर्स छीनने के लिए। हमारे मतलब हर कंट्री में पैसा छीनते वगैरह होता है, बट ऐसा कोई मारता नहीं, वहाँ पे मार दिया था, 2 केसेस मैंने देखे थे। बट वो जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ है उसमें मुझे थोड़ा सा फियरफुल लगा। दिस इज़ माई ओपिनियन एंड आई डिडंट हैड एक्सपीरियंस अबाउट इट। ओके। एंड सर, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ ट्रैवलर, यू आर अ जर्नलिस्ट हो, तो सर जर्नलिस्ट रह चुके हैं, मतलब सर का वास्ट एक्सपीरियंस रहा है, और बेसिकली सर ने क्राइम डिफेंस में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहे हैं, डिफेंस बीट को काफ़ी ज़्यादा कवर करा है। तो सर मैं मतलब अपनी ऑफ कैमरा जब इस बारे में बात हुई है, तो आप किस तरह से जर्नलिज्म में गए, वो भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। तो मैं चाहता हूँ कि आप ऑडियंस को बताएं कि आपका वो एसएसबी और उसके बाद में वो जर्नलिज्म, आई रियली वांट पीपल टू नो। अच्छा, हमें जर्नलिज्म का जे पता नहीं था, हम गए, हमें आर्मी में जाना था। तो मेरा 3rd एसएसबी जो है, आर्मी में ऑफिसर बनने के लिए आपको एसएसबी इंटरव्यू रहता है, और वो बोला जाता है कि मदर ऑफ ऑल इंटरव्यूज़ इन इंडिया। ओके। 6-7 दिन का रहता है, डिपेंड अपॉन। तो 3 बार हम उसमें फ़ेल हो गए। तो लास्ट इंटरव्यू हमारा भोपाल में था। तो जब फेल हो गए तो हम घर पे नहीं जाते, जब किसी चीज़ में फेल हो जाओगे तो घर नहीं जाना है जब तक आप सक्सेस नहीं होते। तो हम भोपाल स्टेशन पे रुके, तो 2-3 दिन वहीं पे रुके, और क्या करना है ऐसे सोच रहे थे ज़िंदगी में। तो एक रात को क्या करते थे, न्यूज़पेपर ख़रीद लेते थे, हाँ। और नीचे डाल के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के कॉर्नर में जहाँ पे लॉकर रूम है वहाँ पे बैग रख दिया था, उस पर सटेटे उसको लॉक करके रख दिया, बाहर सोते थे ऐसे ही। तो एक दिन एक न्यूज़पेपर ऐसे ही रात को ऐसे बैठे बैठे दिख रहा था, पढ़ा, वांटेड ट्रांसलेटर। मैंने बोला अच्छा, तो देख लिया, तो एक सेंट्रल क्रॉनिकल न्यूज़पेपर है, हाँ। माखनलाल चतुर्वेदी के पीछे था। हाँ। तो वहाँ पे हम चले गए, और अक्टूबर 2 था। हमको बोला आपको ट्रांसलेटर चाहिए। हाँ, मुझे पता नहीं था 2 अक्टूबर छुट्टी रहता है, हाँ। बट उस दिन दिमाग में नहीं था। तो एक बंदा बोला हाँ आ जाओ, एक टेस्ट दे दो। तो उसने मुझे क्वेश्चन दे दिया, और एसएसबी को जाते वक्त मैंने वो रट्टा मार के गया था। अच्छा। वैसे भी वो जनरल टॉपिक था। हाँ। 6 पेजेस लिखा मैंने उसको, और बहुत इम्प्रेस हो गया। बोला मैं एडिटर होता तो मैं तुझे अब भी लेता। मैंने बोला फिर आप एडिटर नहीं हो? बोला नहीं। मैं बोला कि लिखने के लिए क्यों बोला फिर? बोला यार ऐसे ही लगा कि देख लूँ ना उस जाने से पहले सिस्टम में। मैंने बोला यार कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं। तो मैं बोला मैं रिकमेंड करता हूँ। अच्छा। तो मुझे बोला नेक्स्ट डे आ जाओ। मैं गया वहाँ पे, उन्होंने मुझे दे दिया। तो मेरा काम था कि नवभारत नाम से था उनका, हाँ, नवभारत था ना, नवभारत टाइम्स। हाँ तो नवभारत कैसे कुछ था। हाँ हाँ। तो उसका जो सिटी रिपोर्टर घूम घूम के जाएगा, स्टोरी फाइल करेगा हिंदी में, और शाम को हमें ला के देगा, और हमें वो ट्रांसलेट करना है बैठे बैठे। अच्छा। और ऐसा चला। और एक दिन क्या हो गया, हमें किसी ने बोला कि इसके पीछे की यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे एक बाबा बैठते हैं। हाँ। बाबा मतलब पुष्पेंद्र पाल सिंह, उसको सब प्यार से बाबा बोलते थे। हाँ।
पुष्पेंद्र पाल सर। पुष्पेंद्र पाल सर, ये पीपी सर या बाबा? हम्म, जो सीनियर्स है उनके साथ 1-1.5 साल रहे वो बाबा बोलते हैं, जो जूनियर है वो पीपी सर बोलते हैं। तो वहाँ पे गया तो मुझे बोला था सिर्फ उनसे ही मिलना, इसके सिवा किसी को मिलोगे तो रिजेक्शन आ जाएगा। तो हम गए वहाँ पे और बहुत सारे स्टूडेंट बैठे थे, हम वहीं पे रुके। उनको लगा मैं उनके ही बैच का हूँ, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, सब चले गए। मैं अंदर गया तो मैंने बोला सर माय नेम इज़ दिस और मैं यहाँ पे काम करता हूँ और मुझे आपके यहाँ पे एडमिशन लेना है। तो उन्होंने वो ट्रंक वाला फ़ोन था, नीचे फ़ोन करके पूछा कि यार इसको एडमिशन दे सकते हैं क्या? उन्होंने बोला एडमिशन नहीं मिलेगा अभी। तो मैंने बोला सर फिर? बोले तुझे पढ़ाई करनी है ना, किसी भी क्लास में जाके बैठ जा। अच्छा। मैंने बोला ठीक है। तो बोले सिर्फ एक कंडीशन है, जिस दिन तेरी कंप्लेन आएगी उस दिन तेरा लास्ट डे है। ओके। तो पहले दिन हम गए, राखी मैडम का क्लास चल रहा था, हाँ। तो उसमें जाके बैठ गए। उनका हिंदी इतना शुद्ध था, इतना शुद्ध, और मुंबई के आदमी को हिंदी सुन के ऐसा हंसी आ रहा था उतना यार, मतलब कोई जो अर्बन कल्चर में है उसको गांव का देसी घी दोगे उसको हजम नहीं होगा यार। हाँ। वो हिंदी हजम नहीं हो रहा था, हम हंस रहे थे खुद पे, यार ये कहाँ पे आ गए। बट एनीवे शुरू हो गया और सुबह क्लास कर देते, शाम को वो जर्नल पेपर में जाके ट्रांसलेटर। हाँ। इस तरह से जर्नलिज्म शुरू हो गया। तो फिर एडिटर ने बताया कि भाई तू अच्छा दिख रहा है, यहाँ पे मत घिस, यहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं है, हाँ। तू मुंबई जा और क्या बोल कि मैं बीमार हूँ, तो जा वहाँ पे, जॉब मिलता है तो ठीक है, नहीं है तो रिटर्न आ जा, मैं तुम्हें फिर से ले लूँगा, तब तक एप्लीकेशन रखते गया। तो फिर मुंबई में गए, तो मुंबई का सर एक इनपुट, मतलब एक सवाल है कि बीच में जैसे आप बता रहे हैं कि आप स्टेशन पे रुक रहे थे, स्टेशन पे सो रहे थे, तो फिर घर पे नहीं जा सकते थे, तो फिर कैसे मैनेज करते थे अपने फाइनेंसेस वगैरह, रहना वहना वो सब कैसे मैनेज करते थे? हमारे पास कुछ 108 रुपये या 128 रुपये बचे थे। अच्छा। हाँ, तो वड़ा पाव वगैरह ऐसा कुछ खा लेते थे। और 3 दिन बाद तो हमें वहाँ पे सेंट्रल क्रॉनिकल में जॉब लगा, बट उन्होंने बोला हमें आपको 1 महीने बाद पैसा देते हैं। हाँ, वो तो जॉब में। तो उस वक्त माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के बाजू में एक मंदिर है, अच्छा। वहाँ पे एक ज्वाला नाम का लड़का रहता था, वो भी उसी न्यूज़पेपर में शाम को ट्रांसलेटर का काम करता था। तो उसको पता था कि मैं भी जगह ढूंढ रहा हूँ। हाँ। उसने हमें बोला कि भाई नहीं मिल रहा है तो हम एक मंदिर में रहते, और मंदिर जो है पैर पूरे ऐसे नहीं होते, इसमें ऐसे सो सकते, आना है तो आ जा। हाँ। मैंने बोला ठीक है, तो चले गए, 8-15 दिन वहीं पे सो लिया मंदिर में अच्छा, तो फिर सर मुंबई से कंटिन्यू करते हैं अपन। मुंबई में आ गए, वहाँ पे हमें जॉब ढूंढने में थोड़ी सी ये होगी, और वहाँ पे हमें बोला कि आप सिविक कर लो, यानी बीएमसी। वहाँ पे 2 बड़ी चीज़ें, एक तो पॉलिटिक्स में मंत्रालय, और बीएमसी। और उसके पहले क्राइम जो था मुंबई में बहुत बड़ा भीड़ माना जाता, अभी क्राइम है, बट पॉलिटिक्स के थोड़ा सा क्राइम में नीचे आता है। हाँ। तो वहाँ पे शुरू किया। फिर जनरल हमें डिफेंस में अच्छा लगता था, तो हम डिफेंस की कोई भी चीज़ होगी, कहीं पे भी होगी, तो हम वहाँ पे जाते थे। तो डिफेंस का आपको इतनी जल्दी वो आप कवर करने नहीं देते हैं, एक्सेस नहीं देते हैं, तो आपको उनका ट्रेनिंग लेना पड़ता है। इसको डिफेंस करेस्पॉन्डेंस कोर्स बोलते हैं। अच्छा। हर साल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पूरे भारत भर से 28 या 30 लोगों को सिलेक्ट करती है, जर्नलिस्ट को, जो इंटरेस्टेड है और डिफेंस ऑलरेडी कवर कर रहे हैं। अच्छा। और इन 30 बंदों को वो एक ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग मतलब क्या होता है कि दे सेंसिटाइज कि भाई क्या लिखना है, क्या लिखना नहीं है, क्या बताना है, क्या नहीं बताना है, डिफेंस के बारे में ओवरऑल जो हाँ। है। ओके। कुछ चीज़ें रहती है कि डिफेंस में आप लोकेशन कभी नहीं एक्सपोज करोगे किसी का भी, या किसी आर्मी ऑफिसर को आप फ़ोन करके ऐसे नहीं बोलेगे सर आप कहाँ पे हैं, नेवर डू दिस। ओके। या फिर कोई वेपन है उसका डिस्क्रिप्शन वैग्यू लैंग्वेज में देना है, ऐसा नहीं बोलना ये राइफल है, इसका रेंज 111 किलोमीटर है, नहीं, दे विल नो इट। आपका दुश्मन पता है इसकी रेंज, इफेक्टिव रेंज 112 किलोमीटर है, तो 113 किलोमीटर पे खड़ा रह के उधर से करेगा। हाँ। तो आपको कुछ चीज़ें बतानी है तो उसको सिर्फ वैग्यू तरह से बताना है, बताने की ज़रूरत है। हाँ, कर देता है फायर, सैकड़ों किलोमीटर फायर कर देता है,
ओके ऐसे वैल्यू हाँ। सैकड़ों मतलब क्या मुझे पता नहीं, सैकड़ों हाँ। मतलब इट कैन बी 100 200 300। तो वो ऐसे कुछ चीज़ें बताते थे। इसके सिवा वो आपको उनका जो एनवायरनमेंट रहता है काम करने का, फॉर एग्जांपल जैसे शिप पे, वो आपको शिप पे लेके जाएंगे, बताएंगे भाई यहाँ पे ये शिप में काम कैसे होता है, फॉर एग्जांपल। या फिर जम्मू कश्मीर में वो आपको लेके जाएंगे। तो आप यहाँ पर जब ये डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट ट्रेनिंग आपने जो करी है इस दौरान आप बॉर्डर्स पर भी गए होंगे ट्रेनिंग के लिए? जी, हमें लेके गए थे ओके। फॉरवर्ड एरिया टूर में। वो हमें बॉर्डर मतलब भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है जम्मू कश्मीर में, हाँ। तो हम अपने आँखों से पाकिस्तान के सोल्जर देख सकते थे। उधर एक दिन सुबह वो बर्तन मांज रहे थे और कुछ सेव कर रहे थे, तो हम उनको देख रहे थे। तो यही है, उसके बारे में ज़्यादा नहीं बता सकते। ओके, हाँ तो ठीक है, सेंसिटिव टॉपिक है। ये है डिफेंस की ट्रेनिंग। ओके, ये जो वर्ल्ड ट्रिप है, ये वर्ल्ड ट्रिप के बाद हम जब भारत आए तो हमें बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल गई कारपोरेट में, लाइजनिंग की वगैरह बहुत सारे जॉब्स ऑफर आए। और उस वक्त हमने सोचा यदि हम ये जॉब ले लेंगे तो हम 95 वाले बंदे हो जाएंगे, एंड आई विल बी वर्किंग फॉर ओनली वन कंपनी। मतलब एक कंपनी के लिए मैं पूरा मेरा जो कुछ है वहाँ पे दे दूँगा। बट बहुत सारे लोगों ने मुझ में इन्वेस्ट किया है, लाइक ये वर्ल्ड ट्रिप में जो मुझे एक्सपीरियंस मिला है इसके लिए बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया है। तो हमने सोचा कि नहीं, हमारा जो सपना है एनवायरनमेंट में कंटिन्यू करना है वो करेंगे। तो उसमें क्या करेंगे, तो हमने सोचा कि भारत में टूर दे फ्रांस जैसा साइकिल एक्सपीडिशन करना है। या साइकिलिंग फ्रांस क्या है सर? टूर दे फ्रांस एक साइकिल का रेस होता है फ्रांस में, ये 1903 से होता है। ओके। ये साइकिलिंग का सबसे बड़ा इवेंट माना जाता है। अच्छा। हर दिन 100 किलोमीटर का रेस रहता है और बहुत बड़े बड़े तुरमले इसमें आते हैं। तो भारत में ऐसा एक साइकिल का इवेंट करना है। ये क्यों करना है, इसके 3 रीज़न हैं। पहला जो इम्पोर्टेंट रीज़न है, ओलंपिक में साइकिलिंग के 22 इवेंट्स रहते हैं। ओके। जैसे फायरिंग का इवेंट 1 या 2 रहेगा, उसमें 3 या 6 मेडल मिलेगा। या फिर बैडमिंटन का रहेगा तो उसमें 3 या 6 मेडल मिल जाएगा। बट साइकिलिंग ऐसा स्पोर्ट्स है, उसमें 22 इवेंट है, कुल मिला के इसका 66 मेडल। ओके। इस बंच ऑफ मेडल्स। तो इतने मेडल सिर्फ एक ही स्पोर्ट्स में होते हैं, साइकिलिंग में। उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकिलिंग है। हाँ। तो बट साइकिलिंग ये है। तो यहाँ और अभी पे इंडिया कहाँ स्टैंड करता है, मतलब हमारा कोई स्टैंड नहीं है ओलंपिक में अनफॉर्चुनेटली। सो प्रेजेंटली इंडिया डू नॉट हैव अ साइकिलिंग टीम दैट क्वालिफाइड फॉर ओलंपिक। हमारा लास्ट बंदा क्वालिफाई हुआ था साइकिलिंग में 1964 में। ओके। क्वालिफाई मतलब वहाँ तक पहुँचना है। हाँ, जीतना वहाँ तो पे दूर की बात है। जितना उसके आगे की बात है, मेडल हमें अभी तक नहीं मिला है। तो वहाँ तक जा ही नहीं पा रहे हैं हम। और भारत की एक खास बात है, हमें सिर्फ एक एंट्री चाहिए। एक बंदा आगे गया ना, वो 50 लोग खींच के लाएगा। जैसे विश्वनाथ आनंद सर है, नीरज चोपड़ा जैवलिन में, जैसे उनको देखकर बहुत लोग इंस्पायर हो गए। राइट। जैसे विश्वनाथ आनंद सर का एग्जांपल दे रहे हैं कि मतलब चेस को एक फिनोमेना ही बना दिया पूरे देश में। वर्ल्ड में पूरे जो पहले 10 है उनमें से 5 या 6 तो इंडियन है अभी। ट्रू। तो साइकिलिंग में हमें एक बनाना है वैसे। तो 66 मेडल इज बिग थिंग। दूसरा रीज़न ये है कि आप देखोगे अभी ना, वी आर अ ग्रोइंग कंट्री, वी आर बेकिंग लाइक डेवलपिंग कंट्री, नाउ वी आर रीचिंग टू डेवलप कंट्री। सो हमारे यहाँ से बहुत सारे साइकिलिस्ट जो है फ्रांस में जाते हैं पेरिस बेस पेरिस करने के लिए, यूके में जाते हैं लंदन एडिबर्ग लंदन करने के लिए, यूएस में जाते हैं रैम करने के लिए। ये सब साइकिलिंग इवेंट्स हैं। ये सब साइकिलिंग इवेंट है। वहाँ पे जाके क्या करते हैं, साइकिलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। हाँ। मतलब क्या करते हैं, तो साइकिलिंग करते हैं। हाँ। अरे हम वैसा इवेंट यहाँ पे कर सकते हैं ना। हाँ। तो आपको साइकिलिंग ही करना है, थोड़ा सा सीनरी चेंज हो रहा है, डिफरेंस क्या है, कुछ नहीं है। तो हमने जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उन्होंने यही बताया कि भाई वो भी वहाँ पे साइकिलिंग करते हैं, सेम इवेंट हम यहाँ पे बनाएंगे। सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ हमें करनी है कि सेफ्टी ऑफ द साइकिलिस्ट, जो कि नहीं होती है, वो पैरामीटर है, वो चाहिए। क्योंकि कोई खुद की जान क्यों गंवाएगा, उधर किस लिए जाते हैं, वहाँ पे सेफ्टी है।
उनको पता है एक्सीडेंट नहीं होना है, वहाँ पे ट्रक नहीं आएगा, हम्म, इसलिए वो जाते हैं। हमने बोला कि हम भी ऐसे ही करते हैं यहाँ पे, तो हम हमें आज्ञा दीजिए। तो वी हैव स्टार्टेड, इट्स वर्किंग। तो हमारा प्रयास ये है कि यहाँ के जो उधर लोग जाते हैं ना, क्यों ना यूके, इंग्लैंड, यूएस के लोग यहाँ पे आए साइकिलिंग के लिए। हाँ मतलब हो सकता है, मगर ये टू एम्बिशियस प्लान है टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा साउंड कर रहा है। तो आपके दिमाग में जब भी ये आइडिया आया होगा तब आपने पिच करा होगा, तो क्या रिएक्शन रहा होगा लोगों का या फिर जो ऑफिशियल्स है उनका? जब मैंने किरण रिजिजू सर को पहली बार पूछा था, किरण रिजिजू मिनिस्टर जो उस हाँ, ही समय, वाज अ स्पोर्ट्स मिनिस्टर देन, ओके उन्होंने बोला था इट्स टू एम्बिशियस। मैंने बोला Okay. सर स्टार्ट तो ऐसे ही होती है सर, बट या टूर दे फ्रांस जब स्टार्ट किया था तो आप कभी उनका स्टोरी पढ़ लो, ऐसे ऐसे किस्से मिल जाएंगे। और दैट टू इन 1903। 1903 वो आजाद दारू भी पी नहीं के लेते चलाते पड़ता। थे, और फर्स्ट नंबर आने के लिए वो कीले रखते थे पॉकेट में, और पीछे वाले ऐसे पीछे फेंकते थे। तो हाँ, उनकी स्टार्ट भी ऐसी हो गई है। तो स्टार्ट हमेशा ऐसा ही होता है, सिर्फ लगन, मेहनत, कंटिन्यूटी चाहिए। और तीसरा रीज़न ये है कि भारत में साइकिलिंग को प्रोत्साहन देना है। तो फर्स्ट ये है ओलंपिक, सेकंड हमें यहाँ पे इवेंट खड़ी करनी है जिससे फॉरेन लोग यहाँ पे आए, और हमारा पैसा उधर जाने से बेहतर है उनका पैसा यहाँ पे इंडिया में आ जाएगा, 4 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। यस, तो मतलब सर ये तो प्रोजेक्ट ऐसा है कि अगर आई बिलीव सो कि ये सक्सेसफुल हो ही जाएगा आज नहीं तो कल, तो मतलब ये तो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट और ग्लोबल लेवल पे एक इमेज को पूरी तरीके से बदल सकता है। यस, लाइक ये प्लान बहुत बड़ा है। हाँ, वी हैव स्टार्टेड, हमने 7 साइकिल से स्टार्ट किया था। हमें आर्मी ने 6 बंदे भेजे थे, एक नेवी से साइकिलिस्ट आया था, 7 लोगों से हमने स्टार्ट किया। द गुड पार्ट इज़ दैट आई रियली अप्रिशिएट अबाउट, मतलब अपने जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या आदरणीय श्री पंतप्रधान जी की, आप उनके पास जाके उनको प्लान दिखा दो, वो फटाक से प्रैक्टिकल है तो कर देते हैं। हमने उनको बोला कि टूर दे फ्रांस है, वो शांज एलिजे नाम का एक रास्ता है पेरिस का, वो इम्पोर्टेंट एवेन्यू है वहाँ का, वहाँ पे शुरू हो, लाइक एंड होता है टूर दे फ्रांस का। हमने बोला हमारा हिंदयान हमें कर्तव्य पथ से शुरू करना है, दिल्ली। तो हाना चल रहा था, शुरू हुआ। लास्ट ईयर हिंदयान का पहला हुआ, अभी 2nd एडिशन शुरू है। तो इस पे हम अपना जो रिपब्लिक डे परेड रहता है ना, वैसे साइकिल परेड कर रहे हैं। आर्मी का टीम, आर्मी के साइकिलिस्ट चलेंगे, उनके पीछे नेवी का टीम साइकिल पे चलेगा, उसके पीछे एयरफोर्स चलेगा, टेरिटोरियल आर्मी, कोस्ट गार्ड चलेंगे, ये MOD के हो गए, MFA के BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, SSB, ITBP, और 2 हैं, उनको भी हमने इनवाइट किया है। ओके, तो उन्होंने हाँ बोल दिया है। फर्स्ट ईयर में हमने जब ढूंढ रहे थे भाई 4 बंदे भेजो, 4 बंदे भेजो, तो 4 बंदे भेजने के लिए यार 6 महीना मुझे कष्ट करना पड़ा। तो अभी लास्ट वीक हम दिल्ली में थे, तो हम BSF के जो DG साहब हैं और IG साहब हैं, उन दोनों को मिले, दोनों को प्रेजेंटेशन दिया। तो हमने उनको बोला कि सर एक टीम भेजो, तो उन दोनों ने बोला एक टीम क्यों भेजे, तो मैं थोड़ा सा ये हो गया। हाँ, उन्होंने बोला हम 2 टीम भेजेंगे। तो हमने बोला सर हम बहुत छोटे हैं, छोटे से लेवल पे चल रहा है, हाँ, लॉ एंड ऑर्डर का इशू रहता है, हाँ, तो एक ही टीम भेज दीजिए। उन्होंने बोला प्रॉब्लम लॉ एंड ऑर्डर का है ना, हाँ, 2 टीम जाएगा, इसके साथ 20 लोग हम यूनिफॉर्म में भेज देंगे, अरे वाह। मतलब लॉ एंड ऑर्डर का कोई इशू ना हो जाए, दैट्स ग्रेट। और लोग मतलब यूनिफॉर्म में रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, या VIP सिक्योरिटी जो भी बाग रहेगा वो देख लेंगे। अभी बता दो अभी क्या प्रॉब्लम है। मैंने बोला सर अभी कुछ नहीं, 4 साल पहले की बात है, हम 2-4 बंदे की टीम के लिए जगह जगह जा रहे थे, आज 41% का एक टीम है, हाँ, और वाह। वो बोलते हैं 41 के 2 ले लो। ये विश्वास है। मतलब बहुत जल्दी ये मतलब जिस मुकाम पे होना चाहिए पहुंच जाए, मतलब इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। प्लस आर्मी अगर गवर्नमेंट भी सपोर्ट करे तो बहुत ही अच्छा है। मैं चाहता हूँ कि मतलब इंडिया में ऐसी चीज़ आए जो यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत फेमस ऑलरेडी है, क्योंकि टूर दे फ्रांस का नाम मैंने सुना है, आई नेवर न्यू अबाउट कि मतलब क्या सीन है क्या नहीं है, पर मैंने सुना है। तो मेरे
माइंड में तो थी ये चीज़, अगर ऐसी ही कोई चीज़ अगर बाहर जाएगी इंडिया से तो प्रोबेबली ग्लोबल प्रेजेंस भी क्रिएट होती है कि हाँ इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई एक इवेंट है, कुछ लोग हैं, और फिर लोग भी इंस्पायर होते हैं कि हाँ वी कैन टेक दिस स्पोर्ट एज समथिंग एज अ प्रोफेशन बेसिकली। और अपार्ट फ्रॉम दैट मतलब अगर आप ऑफिशियली एज ए स्पोर्ट भी आप नहीं ले रहे हो तो साइकिलिंग भी हम देख रहे हैं, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आज ही बताता हूँ, मैं आज कहीं गया था तो वहाँ पर देखा कि स्टैंड में ना पहले ऐसा होता था साइकिल्स भी खड़ी दिख जाती थी, आजकल तो वो चीज़ ख़त्म ही हो गई है। मतलब अब सिर्फ टू व्हीलर्स क्योंकि अफोर्डेबल हो गई है लोन की वजह से हर कोई खरीद ले रहा है, तो साइकिलिंग एज ए एक्टिविटी तो कहीं ना कहीं ख़त्म ही हो गई है। मतलब लोग उतना ज़्यादा करते हैं अभी भी, ऐसा नहीं कहूँगा कि एकदम ख़त्म हो गई, पर पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा हाँ, कम हो गई मतलब है, मुझे बहुत- याद है सर हाँ। हम लोगों का बचपन ऐसा होता था कि स्कूल से जब आते थे ना तो सबसे बड़ा एक्साइटमेंट ये होता था कि साइकिल लेकर के चलाने को साइकिल मिलेगी। चलाने को मिलेगी। और साइकिल फिर पार्ट ऑफ द डे। हाँ, और एक टाइम जब ऐसा आ गया कि जब घर से ही परमिशन मिल गई कि साइकिल से स्कूल जाने दे रहे हैं, तो मतलब ऐसा लगता था टॉप ऑफ द वर्ल्ड फील होता था। तो इट्स अ गुड इनिशिएटिव सर, एंड होपफुली इट विल गेट द सक्सेस इट डिजर्व्स। हाँ, तो गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको सपोर्ट है ही, और आप अपना जो एक्सपीरियंस है आपका पूरी दुनिया घूमने का वो सर लोगों के साथ साझा कर पा रहे हो इसके थ्रू। मतलब वही है ना कि कहीं गए और कुछ देखा और उसके बाद में ये सोचना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि यार नेशनल लेवल का इवेंट बनाया जा सकता है। और जहाँ तक मुझे पता है कि ओलंपिक्स के बाद में टूर दे फ्रांस सबसे बड़ा इवेंट होता है, स्पोर्टिंग इवेंट। स्पोर्टिंग इवेंट में मान सकते हैं क्योंकि हाँ। बहुत लंबा चलने वाला इवेंट हाँ। है, लगभग 21-22 दिन चलने वाला इवेंट है, और बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होता है, बहुत सारा रेवेन्यू आता है उनको भी, उस कंट्री को भी, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट बहुत करता है। और जहाँ पे जाते हैं ना ये लोग, तो वो खुद अपना रोड बना देते हैं, तो अच्छा। लोग उनको बोल देते हैं टूर दे फ्रांस मैनेजमेंट हमारे यहाँ पे हिस्सा ले लो। वो जब आ जाते हैं वो पूरा रोड ऐसे एकदम चकाचक करके दे देते हैं। ओके, तो सर मतलब ये तो अभी जैसे आपकी बात सुन रहे हैं तो ऐसा हंकी डोरी सा लग रहा है कि एवरीथिंग अच्छा है, गुड है, बट सर प्रॉब्लम्स तो आपको भी फेस करनी पड़ रही होगी, आई एम प्रीटी मच श्योर कि क्योंकि इतना बड़ा जब आप इवेंट कर रहे हो तो उस तरह का इन्वेस्टमेंट भी होता होगा, तो हाउ डू यू मैनेज ऑल दैट? हमें परमिशन के तौर पे इट्स गोइंग वेरी गुड, टीम्स के इट्स वेरी गुड, बट स्पॉन्सरशिप में वी आर फेसिंग डिफ़िकल्टी। पैसा है तो हर एक को डिफ़िकल्टी है, हाँ, बट जैसे मैंने इधर ब्यूरोक्रेसी में हम एक ट्रस्ट बनाया, होपफुली वैसे ट्रस्ट इधर भी हो जाएगा तो स्पॉन्सरशिप खड़ा रह जाता है। और मुझे एक पता है, आपका एफर्ट सिंसियर है, आप मेहनत से कर रहे हैं तो दुनिया आपको देखती है और वो कहीं से भी भेज देते हैं। जस्ट जब मैं अर्जेंटीना में था वर्ल्ड ट्रिप में, मेरा पैसा ख़त्म होते आ रहा था, और तब रतन टाटा साहब को पता चला कि ये ऐसा बंदा कर रहा है, उन्होंने कहीं पे न्यूज़ में पढ़ा था। अच्छा, तो टाटा ट्रस्ट ने मुझे पैसा भेज दिया था। क्या बात है। तो आई बिलीव यदि हम अच्छा एक्सपेडिशन कर देते हैं तो पैसे की कमी नहीं होगी। वो जो पहला स्टेज रहता है, आपको वहाँ तक पहुँचना है, मतलब आपको आपका सिंसियरिटी दिखाना होता है। कोई भी प्रोजेक्ट में आप पहले 5 साल सस्टेन कैसे करोगे, 5 साल कैसे करोगे, तो हमारा ऑलरेडी 3 साल हो गया है, हाँ, ये साल और 1 साल, और 5th ईयर से ऑनवर्ड्स वी विल नॉट हैव डिफ़िकल्टी इन स्पॉन्सरशिप। हाँ यार। ये जो 2 साल है हमें सर्वाइव करने हैं मार्केट में और सिंसियरिटी दिखानी है। आई एम थैंकफुल टू माई मदर, पेरेंट्स एंड माई वाइफ। तो मेरी जो बीवी है हर साल मुझे मैक्सिको से यहाँ आने के लिए फ़्लाइट टिकट देती है। ओके, तो आप मैक्सिको में ही रहते हैं परमानेंटली वैसे? जी, हम मैक्सिको में रहते हैं, ओके, तो उधर से इस इवेंट के लिए सिर्फ आते हैं, हाँ, और इवेंट के बाद में माताजी पिताजी से मिलके फिर मैक्सिको चले जाते हैं। ओके, तो आपको वाइफ का पूरा सपोर्ट है, वो बोल रही करो ये हो जाएगा? एक्चुअली मेरा खुद के सपोर्ट से ज़्यादा माताजी और पिताजी और वाइफ का सपोर्ट है। Okay. वो देख रहे हैं ना, पोटेंशियल तो है इस चीज़ में। हाँ, देयर वाज अ टाइम मैं भी सोच रहा था कि यार 3 साल हो गए, इसमें कुछ नहीं हो रहा है, छोड़ दो क्या। तो माताजी और वाइफ ने बोला कि यार 3 साल डाले ना, तो और 2 साल डाल, जो होना है देख लेते हैं, बट ये 2 साल में अभी पीछे मुड़ के नहीं देखना है, 5 साल बाद पीछे मुड़ के देख, तब तक नहीं, कंटिन्यू डू इट सिंसियरली, रेगुलरली, एंड गिव योर बेस्ट एफर्ट।
बाकी तो भगवान देख लेगा। सर अगर आपसे कोई जुड़ना चाहे या फिर इस चीज़ का पार्ट बनना चाहे कि अगर वो चाहे कि इसमें पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तो वो कैसे कर सकता है? हमारा जो राइड्स है एक्चुअली वो महाराष्ट्र लाइक दिल्ली में है, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र इन राष्ट्र लाइक इन स्टेट्स में है। किसी साइकिलिस्ट को पार्टिसिपेट करना है तो हमारी वेबसाइट पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम है www.hindayan.in। इस पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओके तो इस पे डिफरेंट टाइप ऑफ राइड है। 10 किलोमीटर का राइड है, 20 किलोमीटर का है, 100 किलोमीटर का है, 200 का है और 180 का है। आप अपने अपने तरीके से ले सकते हैं। ओके। तो आते हैं 200 किलोमीटर लगातार साइकिल चलाने वाले ऐसे साइकिलिस्ट भी हैं इंडिया में, मतलब लोग करते हैं लोग? पिछले कुछ सालों में इंडिया में इनक्रेडिबल साइकिलिस्ट बन रहे हैं। इनक्रेडिबल that's मतलब great. इनक्रेडिबल, जो कि 1300 किलोमीटर ऐसे ही मार के आ जाते हैं बिना रुके बिना थके, मतलब पर्टिकुलर टाइम्स में। अच्छा। तो जो हमारे यहाँ पे हमें, हाँ, वी आर रियली थैंकफुल टू ऑनरेबल श्री योगी आदित्यनाथ साहब। उन्होंने हमें यमुना एक्सप्रेस हाईवे जिस पे 2 पहिया अलाउड नहीं है, हाँ उस पे हमें परमिशन दिया। हाँ, मतलब हमारा एक दोस्त यमुना एक्सप्रेस वे पे ये बाइक लेके गलती से चला गया था तो 20,000 का चालान कट गया था उसका। अच्छा, हमारे लिए क्या करते हैं एक्चुअली, वो रोड पे आने के लिए बहुत सारे लोग डरते हैं। हाँ। तो फर्स्ट ईयर हमने वो 6 लोगों के साथ गए थे। तो आगे पुलिस का एक वैन रहेगा, अच्छा, वो टुंग 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 करेगा, पायलट व्हीकल पायलट व्हीकल। हाँ पीछे एक एस्कॉर्ट रहेगा। ओके। तो इन दोनों के पीछे हमने वो 200 किलोमीटर उन्होंने ऐसे करके मार दिया था 1:30 बजे तक दोपहर के। बहुत मजा आ गया था। और एक बंदा था वो वंस लाइक 67, उसको हिंदी में कैसे कहते हैं? 67। 67। हाँ 67। 67 की स्पीड से साइकिल चला रहा था। और यूपी वाला पुलिस जो साहब बैठा था वो बोला, भाई अभी इसके आगे मत बढ़ा, मुझे डर लग रहा है यार। तेरी जवाबदारी मेरे पे है। हाँ तू गिर गया तो मुझे मेरे जो दरोगा साहब है हाँ उनको जाके क्या बोलूं? हाँ। अभी ज्यादा मत करना, आराम से आराम से। कोई यकीन भी नहीं करेगा इतनी तेज साइकिल चला रहा था। हाँ रोड बहुत सॉफ्ट है, तो हालांकि आगे पीछे पुलिस है, सब कुछ हाँ। है। तो उनका हो गया। नेक्स्ट सर हमने बहुत सारे लोगों को बोला कि हमारा ऐसा ऐसा राइड है, आप आ जाओ। लोग घबराने लगे, नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा थोड़ी होता है, वहाँ पे थोड़ी राइड होता है। तो हमने लास्ट की फोटोग्राफ दिखाए, सब कुछ दिखाया, पर कोई भरोसा नहीं कर रहा था। एआई। हाँ, ये बोले यार ये कुछ भी फेंक होगा जाके वहाँ पे, कोई ठोक देगा, कोई चालन कटवा देगा। हाँ तो लास्ट मोमेंट तक कोई नहीं आ रहा था। तो एक सज्जन है, उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल श्री अनिल पुरी सर। तो उनको जाके हमने बोल दिया, सर ऐसा ऐसा राइड है, यहाँ पे कोई नहीं आ रहा है। हाँ बोले तेरे पास परमिशन है? मैंने बोला हाँ, दिखा दे। और राइड के लिए हमारे पास सिर्फ 48 आवर्स बचे थे। ओके। और गवर्नमेंट का कोई भी चीज़ रहता है, आपको एक बार परमिशन मिल गया, दूसरी बार मिल गया ना, तो हर साल मिलता है। अच्छा। और जब तक आप उसको स्टॉप नहीं करोगे, आप 1 साल स्टॉप कर दिया, नेक्स्ट साल नहीं मिलेगा आपको। हाँ तो हमें 1 साल मिल गया, हाँ। दूसरे साल भी करना है तो भी तीसरे साल का परमिट आ जाएगा। तो आपको हर साल करना पड़ता है, वो रिन्यू करना पड़ता है। तो रिन्यू करना इम्पोर्टेंट था, भले एक साइकिलिस्ट क्यों न जाए। हाँ तो हम श्री जनरल पुरी साहब के पास गए, उनको बोला सर ऐसा है, उन्होंने बोला परमिशन दिखा दे। मैंने बोला हाँ। तो बैठे बैठे हम खाना खा रहे थे, उन्होंने डिनर के लिए इनवाइट किया था और मैडम भी वहीं पे थे। तो उन्होंने ग्रुप में डाला, दिल्ली तो आगरा यमुना एक्सप्रेस पे कौन कौन आना चाहता है। 10 मिनट में 10 लोग हाँ बोल दिए। तो क्रेडिबिलिटी वाली बात भी है सर कि अगर लेफ्टिनेंट जनरल है वो कह रहे हैं अगर, तो क्रेडिबिलिटी वाली बात भी है। तो इस साल ब्रिगेडियर साहब आए थे, ओके। तो उन्होंने राइड लीड कर दी। होपफुली सर अब तो ऐड होते ही जाएंगे लोग आगे इसमें, और मतलब सेलिब्रिटीज ऐड होते जाएंगे, बड़ी पोस्ट पे जो रहते हैं लोग वो ऐड होते जाएंगे। तो और सर होपफुली हाँ, मतलब कमिंग बैक टू द ट्रैवल पार्ट, हाँ मैं मतलब हिंदायन के बारे में बात करी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव है और होपफुली जैसा लक्षित कह रहा है कि इट विल गेट बिग विद टाइम। कमिंग बैक टू ट्रैवल, मतलब मेरा एक ऐसे जेन्युइन कंसर्न था कि जैसे हम ट्रैवल करते हैं अलग कंट्री में, जैसे कई बार ऐसा होता है ना, दूसरे शहर जाना भी, कई बार दूसरे शहर जाकर भी थोड़ा अनईजी सा फील होता है, ऐसा लगता है कि यार कुछ हो ना जाए, कुछ ऐसा कुछ ना हो जाए। तो
क्या अगर हम इतनी ज़्यादा वर्ल्ड ट्रिप अभी कभी प्लान कर रहे हैं या दूसरी कंट्रीज में जाना प्लान कर रहे हैं, तो क्या हमें कुछ बेसिक कॉम्बैट स्किल्स वगैरह ऐसा कुछ आने चाहिए? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? कॉम्बैट स्किल यार मुझे तो नहीं लगता, कॉम्बैट स्किल में आप कुछ नहीं कर पाओगे, बंदा निकाल देगा ठक कर क्या कॉम्बैट करोगे? इसमें सबसे ये इम्पोर्टेंट है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड। ओके। एक दो बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, चिली में एक बार ऐसा हुआ था कि हम एक बंदे ने हमें बोला, हमें कहीं पे जाना था, स्पेनिश उस वक्त इतनी नहीं आती थी, तो मैंने बोला कि मुझे इस तरफ जाना है। वो बंदे ने बोला चलो चलते इस तरफ। हाँ। तो मुझे लेके गया कहीं पे ऐसे सुनसान रोड पे। बाद में उसने वो जो गाय काटने का जो ये रहता ना, हाँ, बड़ा हाँ, सा, हाँ। मशेटी। मचाते, इट वाज नॉट मचाते, मचाते इज डिफरेंट, बट वो चाकू टाइप था। हाँ। वो निकाला और रख दिया पेड़ पे, बोला निकाल पैसे। तो मैंने बोला अभी क्या करें? तो मुझे फ्रेंड्स ने बताया था कि ऐसा ऐसा होता है। हाँ। तो आपके साथ भी कैसे अब होगा ना, तो उसके लिए आपको एक प्रिपरेशन करके रखना है। डॉलर जो रहता है ना, हाँ। एक एक डॉलर के 5 बिल लेने हैं। हाँ। और डॉलर ऐसी चीज़ है, $1 का बिल भी उतना ही लंबा रहता है जितना $100 का रहता है। ओके। $1 का बिल का कलर और $100 के बिल का कलर एक ही है। अच्छा। आप जब तक उस पर पढ़ेगी नहीं ना, तब तक आपको नहीं पता कि ये 1 है या $100 है। ओके। हाँ, तो जनरली ऐसा करना है, ऐसे एक एक डॉलर के 5 पत्ती जो है आपके एक इजी पॉकेट में रखना है। हाँ। तो मैं लेफ्ट हैंड पॉकेट में रखता था, हाँ। क्योंकि लेफ्ट हैंड में हम ज़्यादा नहीं हाथ डालते, हाँ। हाँ। कुछ भी जरूरत ही नहीं जाती उस वक्त, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें इधर रख देते हैं। तो वो इमरजेंसी है इसलिए यहाँ पे रखना है। तो मैंने क्या किया, ये निकाला 5 पत्ती, ऐसे ऐसे किया और ऐसे फेंक दिया। ओके। हाँ, इसीलिए फेंक देना है कि बंदा जाए उसके पीछे। जाए। हाँ। वो कलेक्ट करे 5 या जो भी है 4, तो उसके लिए उसको समय लगता है। हाँ। तब तक आपको भागना है। Nice. दिस इज द ट्रिक। तो इसके लिए आपको रखना है पैसा, वो एक एक डॉलर का 4, 5, 6, 7 कुछ भी रख दो। हाँ। हाँ। समझ रहे हैं। इट्स नॉट बिग डील। तो मैंने फेंक दिया, वो बंदा भाग ही गया। एग्रीकल्चर का लैंड टाइप था, हाँ। छोटा सा रास्ता था। मैंने वो मतलब वो जो ये रहता है छोटा बुशेस, उसमें डाल दिया था। मैं भागता था तब तक उसने कलेक्ट किया, फिर से आ गया। अब बोलता है अभी तेरा बैग दे दे मुझे। चाकू तो बड़ा था यार, उसने टक कर दिया था ये वजह। तो आई वॉज इन डिलेमा। और ये टाइम ऐसा है कि 1 सेकंड 1 साल जैसा बड़ा लग रहा था। धक 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 यहाँ पे जोर से हो रहा था, आंखों पे ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा था। मतलब वो पानी जब आता है ना आंखों में, हाँ। हाँ। आपको दिखाई नहीं देता मौत है। दिख रही है सामने, यमराज दिख रहा है एकदम। नहीं, यमराज तो ठीक है, इतना भी घबराते नहीं, तो बट वो आपकी आंखों में नमी आ जाती है और आपको हाँ, कुछ दिखाई नहीं देता, तो ऐसे हो जाता है और आप कुछ भी नहीं कर पाते। तो नमी जम गई थी, ब्रीदिंग भी हो रहा था और घबराए तो थे हम। क्या करें? जो पहली ट्रिक थी तो जो बताया था तो हमने कर दिया। अभी दूसरा ट्रिक क्या, इसके लिए प्रिपेयर नहीं थे। तो $5 लग के हाँ, लाए थे। लेकिन हम जितना मुझे सिखाया गया उतना प्रिपेयर किया, बट इसके लिए प्रिपेयर नहीं किया गया था ना। वो बंदा चल के भाग के आ गया। मेरे पास 20-20 किलो का, मतलब 15-15 किलो का 2 बैग था। हाँ। वो इजीली उसने मुझे क्रॉस करके आ गया, फिर से बोला अभी तेरा ये बैग दे दे। प्रॉब्लम, वो जो बैग मांगा था उस बैग में मेरा पासपोर्ट था, ATM कार्ड था और कुछ डॉक्यूमेंट्स थे। पासपोर्ट चला गया तो मेरा जर्नी खत्म हो गया। हाँ। ATM चला गया तो सब बर्बाद हो गए, लूट गए, बर्बाद हो गए। तो फिर वो फोन करके बोलना पड़ेगा, फ्रेंड बर्बाद हो गए तो टिकट भेज दे। तो जर्नी खत्म हो गया ना। तो दिस वाज वेरी क्रूशियल मोमेंट। यदि मैं उसको ना दूं तो मैंने सोचा यार, उसके हाथ देखे और उसने ड्रग्स लिया था, उसका हाथ शेक हो रहा था। तो मैंने 1 सेकंड में सोचा कि इसको मैं एक ढंग से पंच दूंगा हाँ। यहाँ पे, हाँ। नीचे वाले पार्ट पे, वो तो गिर जाएगा। हाँ। तो मैं इसको आराम से ओवरटेक कर सकता हूँ और यहाँ से भाग भी सकता हूँ। हाँ। बट इसने आवाज़ लगाई, इसका दूसरा साथी बैकअप होगा तो हाँ। वो आने के बाद में तो मुझे छलनी कर देगा। तो क्या करें? तो इट वाज लाइक वेरी लाइक टाइम में ऐसा था, पसीना आ रहा था, सर पे इतना सारा बोझ है और खुद पे ऐसा ये आ रहा था कि पीटी यार, समझना चाहिए बंदा गंदा है, इस पे शर्ट ऐसे है, उस पे भरोसा क्यों किया आपने? मैंने उस पे भरोसा नहीं करना चाहिए था। हाँ। तो वही सोच रहा था। तो और वो उतना ही ये हो रहा था, सब वो पकड़ के रखा था मेरा। अच्छा। और बाद में मुझे दूर पे एक व्हीकल दिखी,
तो वो इस तरफ ही आ रही थी और मेरे पास कुछ ही पल थे, तो इट वाज डिसाइड टाइम, भाई इसने चाकू अंदर डाल दिया हाँ तो मुझे सर्जरी के लिए कम से कम $1,000 जाएंगे, हाँ इंश्योरेंस नहीं है, हाँ मे बी मैं मर भी जाऊंगा। हाँ और दूसरा थॉट था, पासपोर्ट गया तो जर्नी जाएगी, जर्नी ख़त्म हो जाएगी, जर्नी जाने देना है, जान जाने देना है। तो उधर व्हीकल दिख रही थी, मैंने बोला यार दिस इज़ अ मोमेंट, इसको ऐसे ही यहाँ पे खड़ा करना है और कुछ सेकंड्स के लिए जब तक गाड़ी आ जाए। हाँ उसने भी गाड़ी देख ली, उसको पता है कि अभी गाड़ी आ रही है, उसको गाड़ी आने से पहले भागना है। भागना पड़ेगा। अरे सर ये ऐसा टाइम था, मतलब कैसे बताओ सर, इट वाज सो इंटेंस टाइम। तो एक मोमेंट आ गया कि उसने मुझे लाइक वो चुभ रहा था यहाँ पे, मैंने बोला लाइक ये गया, तो मैंने बोला भाई ये बैग, तो उसने क्या बैग लिया और भागने लगा। तो जैसे ही उधर से गाड़ी आ गई, मुझे कुछ बोलने के लिए नहीं हो रहा था, मैं गाड़ी के सामने जो रोड रहता ना ऐसे ऐसे करके खड़ा रह गया। अच्छा। तो गाड़ी रुक गई, तो मैंने बोला पुलिसिया पुलिसिया पुलिसिया, दूसरा शब्द ही नहीं था स्पेनिश में। हाँ तो एक लड़की बोली क्या, मैंने बोला थीफ रनिंग माई बैग। हाँ तो उस लड़के को थैंकफुली उस जीप में उतना इंग्लिश आता था, तो उसने उसको बोला फॉलो, तो वो गाड़ी उसके पीछे भाग गया। वो ओके। बंदा स्मार्ट था, उसने क्या किया, उसका जितना सारा पैसा था ना ले लिया और वो जो बैग था ना हाँ। रोड के बीच में रख दिया। ओके। तो बीच में इसीलिए रख दिया कि वो गाड़ी उसके ऊपर से न जाए, वो गाड़ी वाला रोक देगा। हाँ तो गाड़ी वाला वहाँ पे गया, रुक गया, बैग उठाया और ये बंदा खेत में उड़ी मार के भाग गया। तो उन लोगों ने बैग मेरे पास ला के दिया, मैंने बोला सर आपका बैग, तो चेक कर लो। मैंने चेक किया तो पैसा गायब था, हाँ थैंकफुली पासपोर्ट ठीक था, एटीएम कार्ड कुछ गायब था, बट बैकअप के लिए दूसरा एटीएम कार्ड था, तो बच गए। लाइफ एंड डेथ सिचुएशन है सर ये तो इसमें आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड इज इम्पॉर्टेंट। तो मैं भी सोच रहा था कि मैं कभी वेपन रख दूंगा या मिर्ची का पाउडर रख दूंगा, या लड़कियां वो स्प्रे रख देती है, पेपर स्प्रे। हाँ आपको जो रखना है रख सकते हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई प्रिपेयर योर माइंड फॉर दिस थिंग्स, दिस मे हैपन। तो इसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड इम्पॉर्टेंट है। आप जो भी करोगे, नहीं दिया होता तो उसने चाकू मार दिया होता, तो ये इफ एंड बट एंड देन्स, माइंड क्लियर रखना है, और डिसीजन कैन गो समटाइम्स रॉन्ग, बाकी भगवान के हाथ में। सर अगर कोई मतलब ऐसी कंट्री ट्रैवल कर रहा है जहाँ पे मतलब फॉर एग्जांपल एज इंडियंस हमारे को इंग्लिश आती है फिर भी उतने की वी कैन कन्वर्ट विद समवन, पर अगर मैं ऐसी कोई कंट्री ट्रैवल कर रहा हूँ जहाँ पर ना तो इंग्लिश बोली जाती है ना कोई ऐसी लैंग्वेज जो मुझे आती है, फॉर एग्जांपल स्पेनिश ही बोली जाती है वहाँ पे फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए मतलब हमारे को ज़रूरी है कि हम तब वो कंट्री तभी ट्रैवल करें जब हम वो लैंग्वेज सीख लें एक गुड लेवल तक कि हम कन्वर्ट कर पाए, या फिर ऐसा है कि मतलब हम इजीली वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं बिना लैंग्वेज सीखे भी वो? यार ये आइडियल है कि आपको लैंग्वेज आना चाहिए, बट यार आप हर कंट्री में जाओगे तो हर कंट्री का लैंग्वेज पूरा तो नहीं कर सकते। तो जनरली हम क्या कर देते, मेरे पास एक वोकैबुलरी कर देता मैं हर कंट्रीज का जहाँ पे लैंग्वेज है, तो उसमें 25 मिनिमम वर्ड्स थे, वो मुझे पढ़ना ही करना है। उसमें थे हेलो, हाउ आर यू, थैंक यू वेरी मच, एग्जिट मतलब बाहर निकलना है, वेयर इज़ अ हॉस्पिटल, वेयर इज़ अ बस स्टेशन, आई नीड फूड, टाइम, ऐसे कुछ 20-25 वर्ड्स है, वो करना है और वो हर लैंग्वेज लिखना है। और नोटबुक पे लिखता था इनिशियली, वो नोटबुक पकड़ के जाता था उनके यहाँ पे, बोल देता निहाओ माँ, वन हाओ, तो ठीक है, बट उनको पता चलता है फॉरेनर है। हाँ बट धीरे धीरे अब तो सर चीज़ें काफ़ी आसान भी हो गई विद इंटरनेट एंड एवरीथिंग, मतलब ट्रांसलेट करना काफ़ी इजी हो गया, मतलब तो विदाउट इंटरनेट भी आप मतलब लैंग्वेज डाउनलोड वगैरह भी तो नहीं आता नहीं, अब तो ऐसा भी हो गया कि हाँ सकते हो, पर स्टिल की मतलब अगर आप ऐसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन में तो फंसे ये हो, अच्छी चीज़ है कि हाँ, अगर अपन इस तो तरह अगर से वही इसीलिए आपके पास है, आप कुछ शब्द बोल सकते हैं, अच्छा होता है। और जब आप किसी को उनकी लैंग्वेज में थैंक यू बोल दोगे ना,
या कोई कोई फॉरेनर आता है यहाँ पे हाँ और खाना खाने जाता है होटल में हाँ। और वो बोलते धन्यवाद, हाँ। और आपने देखा वो ओनर बहुत खुश हो जाता है, बोलता है पैसे नहीं, आप ऐसे आ जाओ। फ्री में खा लो। वैसे भी होता है बहुत बार। हाँ। आप उनको उनकी लैंग्वेज में बोल दे कि यार बहुत बहुत धन्यवाद, हाँ उसको बहुत अंदर से अच्छा लगता है, यार मेरी लैंग्वेज में ये बंदा एफर्ट्स कर रहा है बोलने के लिए, तो बोलते हैं अच्छा है, ठीक है, आपको पैसा नहीं देना है, आपको जो भी सहायता चाहिए वो कर देते हैं। तो ये कुछ वर्ड्स आने चाहिए, बाकी टेक्नोलॉजी तो है ही। तो सर जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है, मैंने आपके बारे में जितनी रिसर्च करी तो आपने काफ़ी सारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर्स के साथ ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्री प्लांटेशन करा है, और आपका जो ये सरगम नेविगेशन था इसका एक उद्देश्य यही था, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन। तो इससे रिलेटेड अगर आपके कोई ऐसे वंडरफुल एक्सपीरियंसेस रहे हों? जब मैंने लाइक इनिशियली जब मैं किसी के घर पे रुकता था तो मैं उनके जाने से पहले मैं उनको कोई गिफ्ट देना चाहता था। अच्छा। मेरा बजट था $4, मतलब 350 रुपये, हाँ। और एम्बिशन बहुत बड़ी थी, मुझे उनको कोई ऐसी चीज़ देनी है जो 15-20 साल टिके, हाँ। और वो चीज़ ऐसी हो कि आंखों के सामने रहे। हाँ। मतलब पेन दे दूंगा तो ख़त्म हो जाएगा, बुक दे दूंगा तो 5-6 साल बाद टेयर ऑफ हो जाएगा, हाँ। या कोई लकड़ी का दे दूंगा तो वो कभी फेंक देंगे फर्नीचर में। ऐसी चीज़ दे दो कि यार वो 10-15-20 साल रहे, और वो चीज़ देखेंगे तो बोलेंगे यार ये बंदा आया था इंडिया से, उसने दिया है। तो बहुत सोचने के बाद मैंने सोचा कि क्या करें, तो यार बाद में आइडिया कि एक पौधा लगा देते हैं। हाँ, बेस्ट है। तो हाँ, आपके घर पे रहे तो जाने से पहले आपके घर के बाहर एक पौधा लगाएंगे। कोई भी पौधा लगा दो आप गार्डन में, 5-10 साल आराम से रहता है। इजी। आपको ऑक्सीजन देता है, बड़ा लगा है तो आपको हर साल उससे फल मिलेंगे और बढ़ता जाएगा, उसके छांव में बैठेंगे आप सब, और जब भी आप वहाँ से जाओगे गुजरोगे तो यार वो जो बंदा आया था ना इंडिया से, उसने लगाया है। तो हम हर जगह पे ऐसे रिकॉल वैल्यू काफ़ी अच्छी है। तो ये कर देते हैं, हर एक यहाँ पे पौधा लगा देते थे। अच्छा। तो लगाते हर घर पर पे लगा देते हैं। और हम चिली में गए, और हम घर पे जो माता जी को है हफ्ते में एक बार फ़ोन करते थे। अच्छा। बाकी तो ट्रैवलिंग में वाईफाई नहीं मिलता था, हमारे पास फ़ोन ऐसा था जिसमें सिम कार्ड फिट नहीं होता था। अच्छा। तो वाईफाई किसी ने दे दिया तो हेलो करके ठीक है करके एक व्हाट्सएप में या इसमें डाल देते, और फेसबुक में एक सब फ्रेंड्स को समझता था कि जिंदा है और ठीक है। तो चिली में था तो मैं हर दिन माता जी को फ़ोन करता था। तो 4-5वें दिन माता जी ने ताड़ दिया, बोले तो 5 दिन से मुझे फ़ोन कर रहा है, इसका मतलब है कि तू रास्ते पे नहीं है, तू कहीं जा नहीं रहा है। मैंने बोला हाँ हम जा नहीं रहे। बोले क्या हो गया? मैंने बोला यहाँ पे आग लगी है। तो इंडिया में आग लगनी मतलब क्या होती है, एक घर को आग लगी, 10 घर को आग लगी। एक गांव रहता है, गांव में जो घास वगैरह कुछ रख देते उसको आग लगी। हमें इससे बड़ी आग पता नहीं है। तो कुछ कंट्रीज जो साउथ पोल या नॉर्थ पोल में रहते ना, वहाँ पे जब सूरज नीचे जाता है ना तो बहुत गर्मी होती है, वहाँ पे जब आग लग जाती है ना तो सब कुछ सूख जाता है और जल जाता है। अच्छा। तो चिली नाम के देश में आग लगी थी, और वहाँ पे हर साल आग लगती है। वहाँ पे हर घर में एक फायरमैन है, उनको स्कूल में ही ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो जिस वक्त हम वहाँ पे थे बहुत बड़ी आग लगी थी। कैसी आग लगी थी? इतनी थी कि वहाँ का 1/3 कंट्री जल गया था। और उनकी जो प्रेसिडेंट है उस वक्त मिशेल बैचलेट मैम थी, उन्होंने नेशनल वाइड इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया था। जैसे कभी कभी अपने यहाँ पे, हमारे यहाँ पे तो ऐसी नेशनल इमरजेंसी हाँ, मतलब 75 में हुई थी लास्ट, उसके बाद ऐसी कोई नहीं, वो तो पॉलिटिकल थी। पॉलिटिकल इमरजेंसी, मतलब वो तो वेरियस फैक्टर्स हो सकते हैं। कोविड में ही हुई थी इमरजेंसी। हाँ, हाँ, हेल्थ इमरजेंसी जो हुई थी वो उन्होंने डिक्लेयर कर दी थी। विमान भी नहीं जा रहे थे, वो जो धुआं ऊपर से जा रहा था। तो सर्टन एरियाज में तो सब कुछ बंद था, आपको ट्रैवल नहीं करना है, एक ही जगह पे रहना है। और इतना बड़ा आग ऐसे फैलता है। तो इस आग में यूएस ने वो जो जंबो फायर रहता ना, जंबो प्लेन, वो भेजा था। ओके। रशिया इतना दूर है, रशिया ने कुछ प्लेन भेजे थे, ब्राज़ील ने प्लेन भेजे थे। मैंने माता जी को बताया कि इतनी बड़ी आग लगी है, 1/3 कंट्री, 1/3 मतलब आप, मैंने उसको वो भाकर रहता है ना, भाकर टुकड़े करने के बाद में कितना होता है सब बता दिया, चपाती टुकड़े या भाकर। तो उसको याद आ गया देश का। तो मैंने बोला कि विमान आ रहे हैं यहाँ पे दूसरे कंट्रीज से पानी डालने के लिए ऊपर से। वो बोली कि यार आपको शर्म नहीं आती क्या? मैंने बोला किस बात की, हमने थोड़ी लगाई है।
नहीं नहीं, बोली आप वहाँ की रोटी खा रहे हो हाँ और वहाँ पे बैठ के गप्पे लड़ा रहे हो, और वहाँ पे इतनी सारी इमरजेंसी हो गई है, हाँ। जल रहा है। मैंने बोला फिर क्या करें? बोले जाके हेल्प करो। मैंने बोला यार नहीं। बोली यार जाओ, वहाँ पे कुछ हो सके तो करो। हाँ तो बोला है तो जाना है, माता जी का आदेश है तो ना नहीं बोलते उसको हम। दूसरे दिन ऐसे एकदम टाइट बन के हम गए। उस देश का जो फायर ब्रिगेड सेंटर रहता है, हेडक्वार्टर्स हाँ। कैपिटल में, तो उसमें चले गए। तो वो जो गेट वाले ने हमें जाने नहीं दिया अंदर, तो बाद में उसको बोला कि जाना है करके वो फर्स्ट रूम के गए। वहाँ पे उस बंदे को बोला कि हमें वहाँ पे जाना है, थोड़ा बहुत इंग्लिश में, स्पेनिश इंग्लिश में, कि आग लगी है, आई वांट टू वॉलंटियर देयर, आई वांट टू हेल्प दिस पीपल। तो उसने बोला आर यू सर्टिफाइड डॉक्टर? आई सेड नो। आर यू सर्टिफाइड फायर ब्रिगेड पर्सन, फायरमैन? आई सेड नो। बोला सर आप एक उपकार करना। क्या? ये उपकार करना कि आप घर से बाहर मत निकलना। मैंने बोला क्यों? सर खामखा आप जाओगे, आप फंस जाओगे, फिर आपको आपको निकालने के लिए हमें दूसरे आदमी भेजने पड़ेंगे। तो आप इतना ही करने के, आप बाहर मत आना, अभी जाओ, आप अपने घर पे जाओ। तो मैं आ गया घर पे, माता जी को बताया। तो माता जी ने बताया हाँ क्या हो गया? मैंने बोला हम गए थे वहाँ पे। तो उन्होंने पूछा आप फायरमैन है क्या? हमने बोला नहीं। डॉक्टर है क्या? नहीं। तो बोले आप इतना ये करो कि घर के बाहर मत निकलो। तो बोली यार तू ग्रेजुएट है ना, पोस्ट ग्रेजुएट है ना? बोला हाँ। यार तू इतना बेवकूफ़ कैसे, तुझे कॉमन सेंस नहीं है? बोले क्या? यहाँ पे जो चोट लगी यार, हमारी माता जी को एजुकेशन नहीं है। अच्छा। हाँ, वो स्कूल नहीं गई कभी, ओके। बट वो अभी पढ़ती है। उसने ABCD स्टार्ट, मतलब मराठी का ABCD स्टार्ट किया था 1998 में। अभी 2024 में वो मराठी का जो सबसे डिफ़िकल्ट बुक है ज्ञानेश्वरी, वो पढ़ रही है। क्या बात खुद है से। यार। तो वाह। वो जब बोलती थी ना, वो चुप गया यार, तो पोस्ट ग्रेजुएट है और इतना कैसा गधा है। मैंने बोला क्या? बोली यार इट्स अ कॉमन सेंस। मैंने बोला क्या? बोली वहाँ पे इतनी बड़ी आग लगी है, डॉक्टर है, फायर ब्रिगेड है, उनको खाना बनाने वाला चाहिए, उनको खाना देने वाला भी चाहिए, हाँ उनको पानी देने वाला भी चाहिए, और पानी देने का, खाना देने का काम कोई भी कर सकता है, सही में। तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो मैंने बोला ठीक है मैं ट्राई कर लेता हूँ। दूसरे दिन वहीं पे गया, उन्होंने सेम बोला कि नहीं जाना है। तो मैंने बोला यार ऐसी सिचुएशन है, मुझे जाना है, और जहाँ से वहाँ पे टच करके रिटर्न आऊँगा। हाँ बोले ठीक है, ये एड्रेस है, यहाँ पे जाना है, क्या करना है करो। तो गए वहाँ पे, तो बस से उतरे, तो हमें किसी ने बोला था कि स्माइल कॉस्ट नथिंग, इट गेन एवरीथिंग। तो जनरली हम जब भी रास्ते से जाते हैं ऐसे ऐसे करके हाँ स्माइल दे के चलते हैं। तो एक बंदा ऐसे आ रहा था उधर से, बहुत नर्वस था, मैंने उसको स्माइल दिया, उसने भी स्माइल दिया। तो बहुत हंसते हंसते चला गया। तो मैं गया वहाँ पे, 3 बजे से लेकर 5 बजे तक वहीं पे खड़ा रहा। वो बंदा आने की राह देख रहा था, हाँ। वो जो वहाँ का सेंटर का हेड। तो आया ही नहीं, मुझे बहुत भूख लगी थी, सुसु भी लगी थी, प्यास भी लगी थी, और सुसु भी, दोनों तीनों साथ में थी। और वो बंदा नहीं आया था, और वहाँ पे कुछ मतलब ये नहीं था, मुझे कहीं पे एक्सेस भी नहीं था। तो उन्होंने बोला था यहीं पे खड़ा रहना है जब तक नहीं हो। वो बंदा आ गया, चेयर पे बैठ गया। वो मैंने बोला इसको देखा है कभी? वो वही स्माइल वाला बंदा था। ओके। तो उसको थोड़ा सा इंग्लिश आता था, थोड़ा सा, मतलब हेलो हाउ आर यू, क्योंकि वो एक बार फ्रांस में, सॉरी जापान में गया था कार कंपनी में, 8 दिन का उसका काम था, उसको कुछ इंग्लिश वर्ड दिखे थे, तो उसको वो भी याद थे। तो मैंने उसको बोला कि यार ऐसा ऐसा है, मुझे काम करना है। फिर ट्रांसलेशन वगैरह कुछ निकाला, उसने किया, बोला नहीं जाओ। मैंने बोला अभी रात हो गई है। बोला ठीक है रह जाओ। तो बोला कि आप नेक्स्ट क्या करो, किचन में जाओ। मैंने बोला ठीक है। किचन में गया तो उन्होंने बोला नमक दे दो, हमने शक्कर दे दिया। उन्होंने बोला ये दे दो, हमने वो दे दिया। कुक आ गया, बोला आप बाहर हो जाओ, यहाँ से बाहर हो जाओ पहले। उन्होंने बोला ठीक है। तो फिर उसके पास गए, बोले सर किचन में नहीं हो रहा है। बोले आप हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ पे डॉक्टर को इंग्लिश आता है। तो मुझे वेटरनरी डॉक्टर के पास रखा। तो मेरा काम क्या, हाथ में ग्लोव्स डालने के, उनके साथ जाने का, जो भी एनिमल थे उसमें थे कुत्ते, जो कुत्ते थे, कुत्ते को हिंदी में अच्छा दूसरा वर्ड कोई है? डॉग। नहीं, कुत्ता मतलब थोड़ा सा बैड वर्ड लगता है ना? नहीं लेकिन हाँ कुत्ते ही बोलते हैं। अच्छा ओके। सर अब मारवाड़ी में तो और गंदा है। अच्छा, क्या नहीं, है? गंडक।
अच्छा, तो वहाँ पे कुत्ते थे कुछ और एनिमल थे, छोटे छोटे छोटे, बड़े एनिमल नहीं थे। तो उनको जला हुआ था, तो उनको जाके वो डॉक्टर इंजेक्शन देते थे। तो उस वक्त हमें सिर्फ उसके पैर और ये थोड़ा पकड़ना था, मदद करना था, बस यही काम था। वो करके आते थे, और मॉर्निंग में सब काम फिनिश होता था, और दोपहर में आके हम बैठते थे। कुछ काम नहीं है, उतना ही काम है, जितने एनिमल थे उतने ही। तो वो जो उतना बड़ा आग था, उसमें कोई मर नहीं गया था। सबको पता था ऐसा कैसा फाइट करना है। तो सिर्फ उनको एक ही प्रॉब्लम था, वो जो 8 घंटा वो फायर का बम ऐसे लेके खड़े रहेंगे, वो हाथ ऐसे होते थे उनके, ऐसे 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 ऐसे, पैर भी ऐसे होते थे। तो उनको मसाज देते थे। तो मसाज देते थे, वो मशीन लगता था, वो हाथ ऐसा रखते थे, ऐसा मशीन वाइब्रेट होता था, वो मसाज होता था उनके लिए। मैं सोचता यार ये क्या है। तो मैं उनके पास गया, मैंने बोला मैं हाथ से मसाज दे सकता हूँ। बोले ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने बोला हाँ, एशिया में हाथ से मसाज देता, थाई मसाज वगैरह हाथ से होता है। बोले हमारे पास नहीं होता और हम नहीं चाहते। तो हम डिस्कस कर रहे थे, एक लेडी फायर ब्रिगेड थी वहाँ पे, बोली मुझे दे दो। मैंने बोला ठीक है। तो वो आ गई, हमने उसको मसाज दे दिया पीठ का और पैरों का, और हम वॉशरूम चले गए। और बाद में आ गए तो 20-22 लोग खड़े थे क्यू में। हमें भी हाथ मसाज ही चाहिए। उसने साहब को सबको बता दिया ये बंदा बहुत अच्छा मसाज देता है। तो बहुत सारा रंग आ गया। तो मॉर्निंग में हम उधर जाते थे वो एनिमल के साथ वगैरह, शाम को इधर आके उनके हाथ का पैर का मसाज कर देते थे। और एक दिन वहाँ पे प्रेसिडेंट मैडम आ गई। अच्छा, तो वहाँ की मिशेल बैचलेट नाम था उनका। और शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियन इन दैट होल कॉन्टिनेंट। मतलब अपने एशिया में, मतलब चाइना, इंडिया और रशिया का थोड़ा सा ये माना जाता है पावरफुल। तो इनकी बात नॉर्मली बाकी कंट्रीज टालेंगे नहीं। तो वो छोटा कंट्री था, बट वो बहुत पावरफुल थी, इसीलिए वो बहुत ज्ञानी थी, उसको बहुत सारी लैंग्वेज आती थी। यूएस के जो प्रेसिडेंट वगैरह उनके साथ उसका काफ़ी मतलब जमता था। ये अंडरस्टैंडिंग होती है। तो उसको साउथ अमेरिका में, पूरे कॉन्टिनेंट में बहुत मानते थे। तो सब खड़े रह गए, हम भी खड़े रह गए। तो उनका कैसा होता है, अपने यहाँ पे जैसे नहीं, मतलब अपने यहाँ पे बहुत प्रोटोकॉल रहते, खड़ा रहेंगे इधर, एक इधर, वो प्रेसिडेंट चले जाएंगे वहाँ से। तो वो सामने आते हैं, हाँ शेक हैंड कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। तो हमारा सेक्शन था वो मसाज वालों का, आ गए। तो माई डॉक्टर इंट्रोड्यूस मी, मैम देर आर लॉट ऑफ फॉरेनर्स पायलट, दे आर इन द एयर, बट दिस इज ओनली फॉरेनर हु इज ऑन ग्राउंड जीरो। तो प्रेसिडेंट said, what's your name? I said, my name is Vishnu Das. Which country? India. And I said, President, you speak English? He said, yes, I do speak English. मतलब उस देश में कोई सब स्पेनिश बोलते हैं। तो वो मुझे आश्चर्य लगा। तो बोले गिव मी हग। अरे तो बहुत फट गए यार। आपने यहाँ पे प्रेसिडेंट, मतलब कोई भी रहता है तो आपको ऐसे 2 हाथ गज दूर रहना है। वो यदि शेक हैंड तो उन्होंने किया तो हमें आगे करना है, तो हम ऐसे नहीं कर सकते। तो अपने यहाँ पे प्रोटोकॉल बहुत है। आप जब प्रेसिडेंट का देखोगे ना, तो सिर्फ एक बंदे ने ये किया था शेक हैंड प्रेसिडेंट से, वो बहुत मीडियम में हो गया था। तो मैं नहीं, मतलब आई वॉज रिलक्टेंट। सो द प्रेसिडेंट शी टुक 1 स्टेप टूवर्ड्स मी। मैं घबराया था, उसको भी पता चल रहा था कि घबराया। तो मेरा जो डॉक्टर था HOD वहाँ पे, उसने मुझे लिटिल पुश कर दिया। आई वेंट 1 स्टेप एंड द प्रेसिडेंट मैम गिव मी हग। दैट वाज माय फर्स्ट हग इन दैट कॉन्टिनेंट। और hug like second hug outside my family. तो बहुत अच्छा लगा। तो बोली यार आई एम वेरी इम्प्रेस, कोई फॉरेनर कहाँ से आता है यहाँ पे काम कर रहा है। मैं इस देश की प्रेसिडेंट हूँ, तुझे क्या चाहिए बता दे, आई विल फॉलो दिस। बोलो क्या चाहिए अभी आपको। यार मैं सोचा यार मैं इस क्वेश्चन के लिए तैयार भी नहीं हूँ। पहले कुछ पता होता तो कुछ प्रिपेयर कर लेता। बट आई सेड मैम थैंक यू वेरी मच फॉर योर ऑफर, बट हमें आपके साथ एक पौधा लगाना है। तो उसने बोला ठीक है, 2 ऑप्शन है, हमारे साथ लगाना है, यहीं पे लगाना है तो अभी लगा देते हैं। आपको कैपिटल में लगाना है तो वहाँ पे प्रोटोकॉल आता है। तो प्रोटोकॉल ये है कि आपके एम्बेसडर को जाके बताओ कि हमें मैडम की प्रेसिडेंट के साथ पौधा लगाना है, इन्विटेशन भेजो, हमारे यहाँ से वो एक्सेप्ट करेंगे, बट आपको भेजना है वो। फिर दोनों एम्बेसी और इसके आके डिस्कशन करेंगे, डेट कंफर्म करेंगे, बाद में लगाएंगे। इट विल टेक टाइम, अभी लगाना है तो अभी बोल दो, फ़ोन करके लाएंगे पौधा। मैंने बोला नहीं मैम उधर कर देते कैपिटल में। तो
कैपिटल में। बोले ठीक है कोई बात नहीं, सेंड मी द मेल। कौन है यहाँ पे? बोला मैं हूँ कोऑर्डिनेटर। बोले कोऑर्डिनेट विथ हिम। वो बंदे ने मुझे उसका कार्ड दे दिया और वो प्रेसिडेंट चले गए बाद में। मैंने एम्बेसी को मेल लिखा और बोला कि यार आई हैड ऑफर फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द चिली टू प्लांट अ ट्री विथ हर। तो उसने रिप्लाई नहीं दिया, कुछ दोबारा किया, कुछ रिप्लाई नहीं। फ़ोन किया, बोले यार सर आप क्यों ऐसा बकवास करते हैं आप कौन है, आपके साथ को क्यों प्रेसिडेंट फ़ोन लगाएगी? मैंने बोला सर आपको मैंने एक अटैचमेंट में एक विजिटिंग कार्ड भेजा है, वो प्रेसिडेंट के साथ थे, उन्होंने दिया, आप उसको फ़ोन करके पूछो जो पूछना है वो। हाँ। उन्होंने उस बंदे को फ़ोन किया, बोले हाँ सर प्रेसिडेंट से मिला है, प्रेसिडेंट ने उसको प्रेसिडेंट ने उसको ऑफर दिया था क्या कर चाहिए तुझे। तो वो बंदा बोला मुझे प्लांट लगाना है आपके साथ। तो फिर उसमें बहुत सारा डिस्कशन हो गया। तो एक प्रॉब्लम वहाँ पे आ गया कि प्रेसिडेंट को जब रिसीव करना होता है तो एम्बेसडर को ही जाना पड़ता है। ओके। तो हमारी जो एम्बेसडर मैडम थे, अनीता नायर समथिंग नाम था, वो वहाँ पे ज्वाइन किया था बट उनका क्रेडेंशियल उसने सबमिट नहीं किया था। मतलब उन्होंने एम्बेसी में ये हो गए थे, बट किसी देश में जब वो जाता है ना एम्बेसडर, वो जाने के बाद उसको उसका क्रेडेंशियल वहाँ पे देना पड़ता है। मतलब एक तरह से एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ता है कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, और वो अपॉइंटमेंट लेने में वगैरह 2-3 महीने जाते हैं। तो मैडम प्रेसिडेंट ने हमें बताया कि इवेंट ऐसा है, मैं ऑफिशियली प्रेसिडेंट के पास नहीं जा सकती रिसीव करने के लिए, तो ऑप्शन ऐसा है कि आप प्रेसिडेंट को कन्विंस करो और उनके साथ आपके पेड़ लगा दो। इफ़ यू वांट मी टू कम, सेकंड ऑप्शन है कि आप प्रेसिडेंट मैम के यहाँ पे बोल दो कि प्रेसिडेंट मैम नहीं, उनका रिप्रेजेंटेटिव भेज दो। ओके। तो प्रेसिडेंट के लिए प्रोटोकॉल है, उसके रिप्रेजेंटेटिव के लिए मुझे कोई प्रोटोकॉल नहीं, हम उनके साथ जाके पौधा लगा सकते हैं। तो हमने सोचा ठीक है, तो मैंने बोला ठीक है उधर का प्रेसिडेंट मंगवा देते हैं, बट आप चाहिए हाँ। एम्बेसडर मैडम। बोले ठीक है, तो हमने वहाँ पे पौधा लगा दिया और वो पौधा लगा दिया और प्रेसिडेंट मैम के साथ फ़ोटो वगैरह थी वो मैंने ट्विटर पे फेसबुक पे डाल दी थी। जैसे ही डाल दी थी, बाकी एम्बेसीज ने उस पर ट्वीट किया, रिप्लाई किया कि आप जब नेक्स्ट कंट्री हमारी कंट्री में आओगे तो हम आपको हमारा फ़ोन नंबर भेज रहे हैं, आपको कांटेक्ट करना है हमें। अरे वाह वाह। वही फोटोग्राफ देख के बोलीविया के जो एनवायरमेंट मिनिस्टर, उनको हमने यही फोटोग्राफ भेजे कि हमने यहाँ पे ऐसा पौधा लगाया, आपके साथ भी लगाना है। हाँ लगाएंगे, आपके एम्बेसी को बोल दो, डेट फिक्स करो, आ जाओ। इक्वेडोर को मिनिस्टर को भेजा, हाँ ठीक है आपने प्रेसिडेंट से मिले हैं वहाँ पे चिली में, बोलीविया के साथ पेड़ लगे, हाँ आ जाओ। तो दिस वेंट डाउन लाइक दिस इंटरनेशनल लेवल बिकॉज ऑफ दैट प्रेसिडेंट। और ये माता जी की वजह से, माता जी ने वहाँ पे भेजा, प्रेसिडेंट से मुलाकात हो गई, और दिस स्मॉल इवेंट ट्री प्लांटिंग वेंट ऑन इंटरनेशनल लेवल। यूनाइटेड नेशन के एनवायरमेंट, सबसे बड़ा जो यूनाइटेड नेशन है उसमें एक एनवायरमेंट असेंबली रहता है, UNEA। उसके जो प्रेसिडेंट है उनके साथ भी हमें पौधा लगाने का क्या बात है, अवसर मिला। मतलब अपनी मम्मी की बात हमेशा मानो। और सर आपके एक्सपीरियंसेस, मतलब मम्मी की बात हमेशा मानना यार, वो तो फॉर श्योर ही है, नेवर ट्रबल द मदर। और इफ यू ट्रबल द मदर ट्रबल्स यू। सर आपके एक्सपीरियंसेस जो है मतलब बहुत ही ग्रेट है। मतलब अगर एक्सपीरियंसेस को देखा जाए तो एक पूरी मूवी बन सकती है। अगर वो 3 साल का जो ट्रैवल किया है आपने, प्लस आपने जो इन्वायरमेंट के लिए काम किया है, प्लस अभी जो आप साइकिलिस्ट के मतलब साइकिल के लिए जो कर रहे हो, कि अगर उस इवेंट को इतना बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो जेन्युइनली एक पूरी बहुत बड़ी मूवी बन सकती है इस पे। तो मैं तो मतलब बहुत खुश हूँ आपसे बात करके इस बारे में। और मैं चाहता हूँ कि लोग बाग जो देख रहे हैं इसको, उससे आपसे इंस्पायर हो और एटलीस्ट कुछ कंट्रीज तो ट्रैवल करें, ताकि उनको एक्सपीरियंस हो कि मतलब हाउस लाइफ। एग्जैक्टली, मतलब वो ही है ना कि बचपन में कभी ऐसे सुना पड़ा था कि मतलब जो एक्सपीरियंस आपको है ना एक्सपोजर दे सकता है ना, वो दूसरी चीज़ वो कोई किताब नहीं दे सकती। आप लोगों से मिल रहे हो, उनकी जान रहे हो, तो मतलब आपके थ्रू सर थैंक यू फॉर, ऐसा लग रहा है कि आपकी बातों से हमने भी 2-4 कंट्री तो ट्रैवल कर ली। मतलब हमें समझ में आ गया कि कहाँ पर कैसा चलन रहता है। और अगर सर के साथ जुड़ना है तो हम सर की वेबसाइट की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो यू कैन गो देयर एंड वर्क विद सर, और प्रोबेबली वॉलंटियर, या फिर आप साइकिलिस्ट हो और आप इस चीज़ से जुड़ना चाहते हो
तो यू कैन क्लिक ऑन दैट लिंक एंड गो एंड अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ प्रोफेशनल साइकिलिस्ट सर के अलग अलग सिटीज़ में इवेंट्स हैं, वो भी हम लिस्ट कर देंगे। तो उनमें से एक इवेंट जयपुर में भी है विच इज़ ऑन December 7th, जी। 7th ऑफ दिसंबर। तो उसके अंदर नॉर्मल साइकिलिस्ट भी हैं जो ऐसा फॉर हॉबी साइकिलिंग करते हैं, उनके लिए 5-10 किलोमीटर के 20 किलोमीटर की जॉय राइड्स हैं जो जयपुर में है। तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो और सर से पर्सनली मिल करके उनकी अगर आप बात हमारी तरह निकलवा पाओ तो सर की एक और कहानियाँ भी है जो कुछ ऑफ द कैमरा भी रहेगी, वो कुछ नहीं बता सकते। तो इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू सर। और आपका अगर कुछ इनपुट हो हमारे लिए, कुछ आपका कुछ सवाल हो हमारे लिए, तो वी आर वेरी ओपन फॉर दैट। ऐसा तो कुछ नहीं, बट मुझे पूछना था कि आप सब ऐसे कैसे साथ में आ गए सब लोग, और ये जो आप एंडेवर कर रहे हैं, हाउ यू स्टार्टेड इट? तू बता रहा है मैं बताऊं? मतलब हाँ, मतलब मैं बता देता हूँ, मतलब फिर तू बता देना। तो सर वी हैव बीन ट्राइंग टू डू समथिंग रिलेटेड टू मीडिया एंटरटेनमेंट, क्योंकि हमारे को बोलना बहुत पसंद था। हमारे को मतलब बहुत मज़ा आता है ऐसे दोस्त यारों में बैठने में, 20-25 जने बैठे तो अपनी खुद की स्टोरी बताने में। तो हम बहुत टाइम से ये प्लान कर रहे थे कि कुछ ऐसा करें, पर हमारे को कोई चैनल नहीं मिल रहा था उस चीज़ का। पर फिर एक दिन हम लोगों ने ऐसे ही बैठा और बातों बातों में चालू हुई चीज़, पर और कि भाई कुछ करते हैं, पॉडकास्ट रिलेटेड कुछ करते हैं, फिर कुछ कंटेंट बनाते हैं। और फिर उसको इट टुक सम टाइम, मतलब 6-7 महीने लगे उसको पूरा स्टार्ट होने में। पर वंस स्टार्टेड तो ऐसा खुद को अच्छा फील होने लगा कि हाँ कुछ कर रहे हैं एटलीस्ट। जैसे अभी ग्रोथ थोड़ी धीरे है, या फिर प्रोबेबली वी डोंट नो कि फ्यूचर क्या होगा क्या नहीं होगा, पर हमें बहुत मज़ा आ रहा है इस चीज़ को करने में। हाँ, और एक चीज़ और है कि जैसे जब हम कॉलेज में थे, जब वी वर डूइंग बैचलर्स फ्रॉम 2018 टू 2021, हम सब लोग साथ में थे। आपने जितने भी लोग देखे हैं हमारे दोस्त यहाँ पर हैं, हम सब लोग साथ में थे। तो हम सोचते थे कुछ करेंगे। उसके बाद में वी ऑल शिफ्टेड टू डिफरेंट सिटीज़, लाइक मैं भोपाल चला गया, ये पढ़ने के लिए चेन्नई चला गया, कुछ लोग जयपुर ही रह गए। तो अभी मतलब लास्ट ईयर ऐसा हुआ कि कोइंसिडेंटली हम लोग सब वापस एक शहर में आ गए। तो मुझे तो लगा यूनिवर्स का साइन है ये बोलने का कि जो तुमने प्लान पीछे छोड़ के आ गए थे वो तुम्हें मौका मिल रहा है कि तुम कुछ कर सकते हो। और फिर आपके जैसे लोग मिल जाते हैं सर, जिनसे इतनी अच्छी बातें सुनने को मिलती है। और जैसा लक्षित ने कहा ना कि हमें बोलना बहुत पसंद है, इस वजह से हमने ये शुरू करा। जब पॉडकास्ट शुरू करा तब ये चीज़ एक और रियलाइज़ हुई कि बोलने से ज़्यादा सुनना पसंद है। तो हाँ, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा अभी तक। अच्छे लोग मिले हैं और मतलब काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो एक प्लेटफॉर्म हम भी क्रिएट करके देना चाहते हैं लोगों को, कि जैसे आपके जैसे लोग हैं जिनके पास में इतनी अमेजिंग स्टोरीज है मगर बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं आपकी कहानियों के बारे में। तो आपको भी एक प्लेटफॉर्म मिला और हम कोशिश करते हैं कि एक अच्छे लिसनर बने और आपकी बात अच्छे से सुन पाएँ। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, इट वॉज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।